So let us start with quick revision for RERA agent exam. और ये रिवीजन जो है हम लोग महारेरा के हैंडबुक से करेंगे। जैसा कि आप लोगों के पास हैंडबुक है, यहाँ पे स्क्रीन पे भी आप देख सकते हो। तो कोई चीज अगर वहां पे आपको मिस अगर हो रही है तो आप स्क्रीन पे भी देख सकते हो। नाउ सबसे पहले इफ यू सी टेबल ऑफ कंटेंट, टेबल ऑफ कंटेंट में ओवरऑल हम लोगों ने 10 चैप्टर पूरा ट्रेनिंग में कंप्लीट किया था। तो ये 10 चैप्टर क्या क्या है इसका ब्रेकअप हम लोग पहले एक बार देख लेते हैं। सबसे पहला आपका फर्स्ट चैप्टर का नाम क्या है? कोर्स ओरिएंटेशन। कोर्स ओरिएंटेशन चैप्टर में दो चीज हम लोगों को डिटेल में पढ़ना है। एक है इंट्रोडक्शन और दूसरा है कोर्स ऑब्जेक्टिव। अभी कोर्स ऑब्जेक्टिव की अगर बात करें तो टोटल कोर्स ऑब्जेक्टिव कितने दिए हैं? टोटल कोर्स ऑब्जेक्टिव कितने आपके? 6। तो अब इस तरीके से एग्जाम में कोर्स ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर आपको क्वेश्चन आ सकता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन हम लोग को समझ में आ जाना चाहिए कि कहां से फ्रेम होगा और अकॉर्डिंगली फिर हम लोग प्रिपेयर कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं सारे चैप्टर्स का और उसके बाद फिर हम लोग एक एक चीज को डिटेल में डिस्कस करेंगे। नाउ सेकंड चैप्टर की अगर बात करें, सेकंड चैप्टर क्या है हमारा? इंट्रोडक्शन टू रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट रेरा एक्ट 2016। अभी इफ यू सी हियर, सबसे पहले आप लोगों को इंट्रोडक्शन टू रेरा का इंट्रोडक्शन हम लोग देखेंगे। यहाँ पे मैंने बहुत बार ये क्वेश्चंस पूछा है कि रेरा एक्ट का फुल फॉर्म क्या है। तो जब अगर एग्जाम में आपको पूछा जाता है या इन जनरल कहीं भी पूछा जाता है रेरा एक्ट का फुल फॉर्म, तो आपको क्या बताना है? रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 2016। बहुत लोगों को रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी लगता है, बट दैट इज नॉट द केस। रियल एस्टेट ब्रैकेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 2016, दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ रेरा एक्ट। देन चैप्टर नंबर 2 में हम लोग रेरा एक्ट के बारे में जो है उसके प्रीएम्बल क्या है, उस एक्ट का पर्पस क्या है, उस एक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है, वो डिस्कस करते हैं। देन उसके बाद में आता है सेक्शंस ऑफ द एक्ट। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि 1 to 20 सेक्शंस जो है वो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग उसको सेकंड सेशन जो हमारे लंच के बाद में सेशन होगा वहां पे हम लोग वो 20 सेक्शंस 1 to 20 जो स्टार्टिंग के इंपॉर्टेंट सेक्शंस है उसको हम लोग वहां पे डिस्कस करेंगे। देन की कंपोनेंट्स ऑफ द एक्ट, एक्ट में क्या-क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं, एज एन एजेंट हमें क्या पता रहना चाहिए, वो सारी चीजें जो है हम लोग वहां पे डिस्कस करेंगे। ये एक्ट को जो है हम लोग एज एन एजेंट पर्सपेक्टिव से स्टडी करेंगे, एज एन एडवोकेट के पर्सपेक्टिव से स्टडी नहीं करना है। हम लोग को आगे जाके केस फाइट करने की जरूरत नहीं है। हम लोग को अवेयरनेस क्रिएट करना है, अपने क्लाइंट्स को गाइड करना है। तो उस वजह से हम लोग को उस एक्ट को जितना हमें ध्यान में रखना है वो हम लोग को स्टडी करेंगे। देन हम लोग आते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे। नेक्स्ट चैप्टर हमारा क्या है? महारेरा, जो महारेरा अथॉरिटी है। तो अब यहाँ पे भी वर्ड रेरा आ रहा है, बट यहाँ पे जो वर्ड रेरा आ रहा है उसका फुल फॉर्म जो है वो चेंज हो जाता है। अब यहाँ पे क्या फुल फॉर्म होगा? महाराष्ट्र रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। तो रेरा यहाँ पे भी यूज होगा, रेरा यहाँ पे भी यूज होगा, बट दोनों का मतलब जो है वो फर्क होगा, दोनों का फुल फॉर्म इज डिफरेंट। तो हम लोग को इसको ध्यान में रखना है। देन इसमें हम लोग जो है महारेरा में 5 की पिलर्स की बात करेंगे। अगर आप लोगों को याद होगा तो हम लोगों ने 5 की पिलर्स इसकी स्टडी की थी। पहला की पिलर क्या है? ट्रांसपेरेंसी। दूसरा अकाउंटेबिलिटी। थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो वो हम लोग डिटेल में उसको भी डिस्कस करेंगे कि वो 5 की पिलर्स क्या क्या। नाउ कमिंग टू द फोर्थ चैप्टर। फोर्थ चैप्टर क्या था? अंडरस्टैंडिंग ऑफ महारेरा पोर्टल। जैसा कि मैंने बताया कि आप लोगों को हैंडबुक के अंदर जो पोर्टल का दिया हुआ है पिक्चर्स, वो पुराने वेबसाइट का है, बट अभी 2 महीने पहले 2 months बैक रेरा ने एक नया पोर्टल लॉन्च किया। तो आप लोगों को थोड़ा सा नए पोर्टल के बारे में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था और आप लोगों को एग्जाम से पहले नए पोर्टल को भी गो थ्रू करते रहना। उसका मैं थोड़ा सा आप लोगों को एक ग्लिम्स बताऊंगा और बाकी आगे जाके आपको उसकी प्रैक्टिस करते रहना है। सो उसमें जो है चैप्टर नंबर 4 में पूरा पोर्टल जो है वो कंप्लीट हो जाता है। देन कमिंग टू चैप्टर नंबर 5।
ये चैप्टर नंबर 5 इज मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर अस। चैप्टर का नाम क्या है, एक बार पढ़ेंगे सब लोग। रियल एस्टेट एजेंट रजिस्ट्रेशन एंड रिस्पांसिबिलिटीज। इसमें सबसे पहले हम लोग को डिस्कस करना है हु इज रियल एस्टेट एजेंट। देन हम लोग आते हैं रजिस्ट्रेशन ऑफ रियल एस्टेट एजेंट एज पर सेक्शन 9। जैसे कि हमें पता है कि सेक्शन 9 में जो है वो बताया गया है कि एजेंट का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। तो वो सेक्शन 9 में क्या है उसको हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। देन टाइप्स ऑफ रियल एस्टेट एजेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कितने टाइप्स के एजेंट्स हैं। जैसे हम लोगों को ज्यादातर जो एक ही पता होता है जो आप लोग इंडिविजुअल समझते हैं, बट अदर देन इंडिविजुअल के और भी टाइप्स हैं। तो उसका क्या हमें बेनिफिट्स होंगे वो हमें अगर पता है तो फिर अकॉर्डिंगली हम लोग जो है जब अपना एजेंट का रजिस्ट्रेशन करेंगे तो हम लोग वो इंफॉर्मेशन को यूज करके सही प्रॉपर्ली जो है अपना एजेंट रजिस्ट्रेशन प्रोसेस करवा पाएंगे। देन उसके बाद में रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन एंड प्रोसेस, किस तरीके से आपको एप्लीकेशन करना है, ये यहाँ पे लंच के बाद में हम लोग उसको भी डिस्कस करेंगे। देन renewal of registration of real estate agent, functions of agents, revocation of registration of agents। तो ये बेसिकली चैप्टर नंबर 5 में एजेंट्स के बारे में वो सारी जानकारी हम लोग डिस्कस करेंगे जो आपको पता होना चाहिए एग्जाम पर्पस भी और आपके प्रैक्टिकल पर्पस भी। देन आपका नेक्स्ट जो है वो चैप्टर नंबर 6 रियल एस्टेट प्रोजेक्ट रजिस्ट्रेशन एंड रिस्पांसिबिलिटी। जिस तरीके से आपको आपके एजेंट रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस पता है या पता चल जाता है चैप्टर नंबर 5 से, इसी तरीके से उसके बाद में चैप्टर नंबर 6 आता है। चैप्टर नंबर 6 में हमें ये देखा जाता है या हम स्टडी करते हैं कि एक प्रोजेक्ट का रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। तो वो भी हमें पता होना चाहिए प्रोजेक्ट का रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं और एक प्रमोटर के ऊपर क्या जिम्मेदारी है। तो न सिर्फ हम लोग एक एजेंट की जिम्मेदारी की स्टडी कर रहे हैं बट उसके बाद में जो प्रमोटर है उनके ऊपर भी क्या क्या रेरा ने रिस्पांसिबिलिटीज दिया है उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। देन रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन एंड प्रोसेस एक शॉर्ट में हम लोग वो भी डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद में आपका एक्सटेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, ये किसकी एक्सटेंशन की बात हो रही है, प्रमोटर के प्रोजेक्ट रजिस्ट्रेशन के एक्सटेंशन की बात हो रही है। जब एजेंट का रजिस्ट्रेशन आता है तो वहां पे वर्ड यूज होता है रिन्यूअल। आएगा समझ में, वहां पे रिन्यूअल का वर्ड यूज होता है। बट जब प्रमोटर की बात होती है तो प्रमोटर के लिए रिन्यूअल वर्ड नहीं है, प्रमोटर के लिए प्रोजेक्ट के लिए एक्सटेंशन वर्ड यूज होता है। तो रिन्यूअल और एक्सटेंशन में फर्क है। रिन्यूअल जो होता है वो जितने पीरियड के लिए पहले था उतने ही पीरियड के लिए रिन्यू हो जाता है। एक्सटेंशन के लिए सेम पीरियड के लिए एक्सटेंड नहीं होता है, वो डिपेंड करता है कि सामने वाला कितने पीरियड के लिए एक्सटेंशन चाहता है। तो इसलिए दोनों जगह पे रिन्यूअल वर्ड यूज नहीं किया गया है, तो आपको ये वर्ड पे ध्यान देना है। देन रेवोकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड फंक्शन एंड ड्यूटीज ऑफ प्रमोटर, जिस तरीके से एजेंट का रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है इसी तरीके से प्रमोटर का भी जो प्रोजेक्ट है उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जा सकता है। अब वो उसकी किस बेसिस पे किया जाएगा वो सब हम डिस्कस करेंगे आने वाले डिटेल में। देन इसके बाद में चैप्टर नंबर 7, हम लोग चैप्टर नंबर 7 की अगर बात करें तो जैसा कि हमने एजेंट के रजिस्ट्रेशन रिस्पांसिबिलिटीज की स्टडी की, देन उसके बाद में प्रमोटर्स के बारे में डिस्कस किया, देन उसके बाद में आती है बात अलॉटीज की कि अलॉटीज के ऊपर क्या जिम्मेदारी है, अलॉटीज के ऊपर क्या ड्यूटीज हैं, उनके ऊपर क्या क्या राइट्स हैं उनके लिए, वो सब भी हम यहाँ पे चैप्टर नंबर 7 में डिस्कस करेंगे। और ये चैप्टर जो है बहुत लेंथी चैप्टर है, इसमें काफी सब पॉइंट्स है। आगे के पॉइंट्स में जो है हम लोग देखेंगे सब टॉपिक्स में पेनल प्रोविजंस, एजेंट्स के लिए क्या पेनल्टी रखा गया है, प्रमोटर के लिए क्या पेनल्टी रखा गया है और एक अलॉटी के लिए क्या क्या पेनल्टी का प्रोविजन है, वो सब हम लोग इसमें डिस्कस करते हैं। देन चैप्टर नंबर 8 जो है ये बहुत ही प्रैक्टिकल चैप्टर है, ड्यू डिलिजेंस बिफोर फैसिलिटेटिंग सेल ऑफ प्रॉपर्टी। इस चैप्टर में बेसिकली हम लोग देखते हैं कि आप कोई भी प्रॉपर्टी में अगर डील करने जा रहे हो अपने क्लाइंट के लिए तो आपको क्या क्या स्टेप फॉलो करना है। तो वो सारे स्टेप्स जो है बहुत अच्छे से इस चैप्टर में दिए हैं। तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा सा कम है इंपॉर्टेंट, बट आपके प्रैक्टिकल पर्पस के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है चैप्टर नंबर 8। और चैप्टर नंबर 8 के आगे से जो है सारे चैप्टर्स जो है ये आपके प्रैक्टिकल पर्पस ज्यादा है। आपको एग्जाम में भी क्वेश्चन आ सकता है बट आपको प्रैक्टिकली बहुत हेल्पफुल करेगा। जैसे कि चैप्टर नंबर 9,
चैप्टर नंबर 9 में आप अगर देखोगे सेल्स प्रोसेस फॉर्म्स एंड एग्रीमेंट कि किस तरीके से अलॉटमेंट लेटर होना चाहिए, किस तरीके से एग्रीमेंट होना चाहिए, एग्रीमेंट में क्या क्लॉजेस है हमें ध्यान देना है, अलॉटमेंट लेटर इशू करने का प्रोसेस क्या है, उसकी वैलिडिटी कब तक होती है, कैंसिलेशन का क्या है, उसके अंदर टर्म्स एंड कंडीशंस है। तो इन जनरल बेसिक चीजें हैं, ये आपको प्रैक्टिकली पता होना चाहिए कि आप एफिशिएंटली काम कर पाए। देन उसके बाद में आता है हमारा लास्ट चैप्टर, दैट इज रियल एस्टेट कैलकुलेशन। जैसे जब हम लोग कोई भी प्रोजेक्ट में डील करने जा रहे हैं तो वहाँ पे बिल्डर जो है या सेल्स टीम जो होती है वो हमें एक बॉक्स प्राइस बताती है। वो बॉक्स प्राइस का ब्रेकअप आपको जानना जरूरी होता है। तो वो ब्रेकअप समझने के लिए आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन आना चाहिए। उसके अंदर जो माइन्यूट डिटेल्स होते हैं तो वो किस लिए कितने अमाउंट है, जैसे जीएसटी का कितना अमाउंट लागू होगा। बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग को लगता है 12% जीएसटी है, बट जरूरी नहीं है। कमर्शियल है तो 12% है, कमर्शियल है तो 5% जीएसटी भी हो सकता है। बट वो डिपेंड करता है कहीं आपका प्रोजेक्ट कैसा है, उसका नेचर क्या है। तो अगर आपको पता है तो आपको समझ में आएगा कि बिल्डर ने ज्यादा जीएसटी तो नहीं लगा दिया। तो इसीलिए रियल एस्टेट कैलकुलेशन में ये सब हम लोग जो है उसके ब्रेकअप, स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन चार्ज, जीएसटी चार्जेस और वो सब भी हम लोग डिस्कस करेंगे। और लास्ट में आपका जो है कॉस्ट शीट आपको दिया होगा। तो इस तरीके से दिस इज ओवरव्यू। ये पूरा हैंडबुक में जो है ये 10 चैप्टर्स आपको दिया है ओवरव्यू के लिए, और यही 10 चैप्टर्स को हम लोगों ने ट्रेनिंग में डिटेल में डिस्कस किया। और आज हम लोग रिवीजन के टाइम पे भी यही 10 चैप्टर्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। उतना डिटेल में नहीं जा पाएंगे हम लोग, बट आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने जो है इसमें इंपॉर्टेंट जो लाइन है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, उसको मैंने हाईलाइट कर दिया कि आप लोगों को आसानी से पता चल जाएगा क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। और जो मैंने आप लोगों को हैंडबुक भी दिया है उसमें भी आप लोगों को वहाँ पे हाईलाइटेड पेजेस, हाईलाइटेड पॉइंट्स दिखेंगे। अगर किसी के हैंडबुक में हाईलाइटेड पॉइंट नहीं है तो वो हाईलाइट कर सकते हैं यहाँ से या मार्किंग कर सकते हैं। अब नाउ कमिंग टू चैप्टर नंबर 1। तो सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 में आप लोगों को यहाँ पे फुल फॉर्म का पता होना चाहिए सब लोगों को। तो एक बार उसको अंडरलाइन करना है, रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 2016। जब एक्ट की बात होती है तो हमें याद रखना है 2016 एक्ट, बट अगर उसके इम्प्लीमेंटेशन की बात हो रही है तो ये रेरा एक्ट महाराष्ट्र में कब से इम्प्लीमेंट हुआ है, 2017 से। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको। तो मान लो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया रेरा एक्ट 2016, रेरा एक्ट 2017, तो आपको लगेगा 17 से लागू हुआ तो 17 होगा आंसर। तो 17 नहीं है, 2016 है। ओके, देन उसके बाद में आपका आता है कोर्स ऑब्जेक्टिव एंड आउटकम्स। अब यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कोर्स ऑब्जेक्टिव एंड आउटकम्स में। इसमें टोटल कितने ऑब्जेक्टिव है आपके। अब एग्जाम में आपको इस ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है कि आपका जो ट्रेनिंग हुआ है उसका क्या ऑब्जेक्टिव है। तो अभी हम लोग लास्ट से स्टार्ट करेंगे। लास्ट पॉइंट जो है क्या है, अनेबल द रियल एस्टेट एजेंट टू अपीयर फॉर द ऑनलाइन सर्टिफिकेशन। ये ट्रेनिंग जो आप लेते हैं उसका सबसे इमीडिएट ऑब्जेक्टिव, सबसे इमीडिएट जो उसका जरूरत होता है वो ट्रेनिंग का वो ये होता है कि जब तक आप ट्रेनिंग नहीं दोगे आप एग्जाम के लिए अपीयर नहीं हो सकते। तो सबसे इमीडिएट जो ऑब्जेक्टिव है वो है एग्जाम देने के लिए हम अपीयर कर रहे हैं। देन उसके बाद में नेक्स्ट अगर आप नीचे से देखते हो लास्ट से, एबिलिटी टू परफॉर्म एज अ रियल एस्टेट प्रोफेशनल। जब तक आप एग्जाम नहीं देते हो तब तक आप रियल एस्टेट एजेंट बन के काम कर सकते हो क्या? क्योंकि आपको काम करने के लिए रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा और रजिस्ट्रेशन करने के लिए एग्जाम पास सर्टिफिकेट आपसे मांगा जाएगा। तो इसीलिए सेकंड इमीडिएट ऑब्जेक्टिव जो है वो आपका कि अनेबल टू वर्क एज अ रियल एस्टेट प्रोफेशनल। देन उसके बाद में नॉलेज ऑफ द कॉन्टिन्यूटी कॉन्सेप्ट्स। आपने ट्रेनिंग के दौरान में काफी कॉन्सेप्ट सीखे जो आपको नहीं पता थे, तो ये भी उसका एक ऑब्जेक्टिव है कि जो एजेंट्स हैं उन्हें वो कॉन्सेप्ट्स के बारे में पता चले, जिन जो कॉन्सेप्ट्स उनको हेल्प करें अंडरस्टैंडिंग के लिए डील करते हुए। देन अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ रियल एस्टेट फंडामेंटल्स। काफी रियल एस्टेट फंडामेंटल्स है जो हमें पता होना चाहिए। आपको एफएसआई के बारे में पता होना चाहिए, आपको टीडीआर के बारे में पता होना चाहिए, आपको कारपेट एरिया के बारे में पता होना चाहिए, रेरा कारपेट एरिया क्या है, उसका कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट जो है हम लोग स्टडी करते हैं। देन अंडरस्टैंडिंग ऑफ महारेरा एंड इट्स फंक्शन। आपका पूरा इंटरेक्शन आने वाले 5 साल में आपका महारेरा के साथ होगा। जैसे आपने रजिस्ट्रेशन करना है तो आपको महारेरा को अप्रोच करना है, अगर आपको कोई भी इशू आता है तो महारेरा को अप्रोच करना है। तो महारेरा के क्या क्या फंक्शंस है
अगर आपको कंप्लेन करना है तो महारेरा में जाना पड़ेगा। तो कुछ भी अगर हमें काम है तो सब कुछ ऑनलाइन अवेलेबल है प्लेटफॉर्म, और हमको महारेरा को अप्रोच करना है। तो महारेरा को हम लोग कैसे अप्रोच करें, महारेरा के क्या क्या फंक्शंस है, किस चीज़ के लिए हम लोग महारेरा को अप्रोच कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें हमने इस टॉपिक में डिस्कस की थी। तो ये आपका एक ऑब्जेक्टिव भी है। देन उसके बाद में अंडरस्टैंडिंग ऑफ रेरा लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन। जो रेरा एक्ट है उसको हमने ट्रेनिंग में समझा था, और उसका एप्लीकेशन मतलब एज एन एजेंट हम लोग उसको कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, या एज एन एजेंट हम लोग कहाँ पे उसको यूज कर सकते हैं। तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के ये 6 ऑब्जेक्टिव्स आपको याद रखना है। अब एग्जाम में जो है आपको कोई भी ऑब्जेक्टिव्स दिया जाएगा और आपको पूछा जाएगा विच इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ट्रेनिंग, ये जो ट्रेनिंग कोर्स है इसमें से कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है या इनमें से कौन सा ऑब्जेक्टिव है, तब आपको अकॉर्डिंगली पढ़ना है। जैसे अगर आपको मान लो ऑप्शन दिया जाता है कि ट्रेनिंग इसलिए दिया गया था टू फाइल कंप्लेन अगेंस्ट द प्रमोटर, ठीक है, तो ये ऑब्जेक्टिव में है क्या? ठीक है, आपका काम ये नहीं है कि आप कंप्लेन फाइल करो प्रमोटर के अगेंस्ट, ठीक है। तो जो ट्रेनिंग के ऑब्जेक्टिव में आपको यहाँ पे दिया है उतना ही हमको आंसर देना है, क्योंकि आपका जो आंसर फ्रेम होता है, जो क्वेश्चन फ्रेम होता है, वो आपके हैंडबुक को देख के फ्रेम होता है। तो उसके जो आंसर्स होते हैं ना वो ऑलरेडी सिस्टम में सेट रहते हैं, सिस्टम में फीड रहते हैं, बराबर कि नहीं। जब क्वेश्चन फ्रेम होता है तो क्वेश्चन के फ्रेम करने के साथ में आंसर भी फ्रेम हो जाता है ना। तो जो पेपर सेटर होते हैं तो जब क्वेश्चन फ्रेम करते हैं ना तो आंसर भी उसी टाइम पे फ्रेम करके उसको फीड कर देते हैं। तो वो क्वेश्चन और आंसर फ्रेम करते टाइम पे उनको ये हैंडबुक दिया जाता है। जैसे स्कूल में कैसा होता है कि टीचर को क्वेश्चन अगर फ्रेम करना है तो टेक्स्ट बुक का यूज करना होता है। तो यहाँ पे क्या टेक्स्ट बुक है, यहाँ पे ये हैंडबुक है। तो अब टीचर या जो पेपर सेटर है जब वो क्वेश्चन फ्रेम करेगा तो उसके नजर के सामने क्या होगा, हैंडबुक होगा। तो वो आंसर जो ऑब्जेक्टिव्स देगा वो हैंडबुक से ही देगा, उसका जो आंसर वो मार्क करेगा वो हैंडबुक से ही मार्क करेगा। तो अब हमको भी उसी तरीके से आंसर देना। आई बात समझ में? तो बहुत सारी चीजें ऐसी हो सकती है जो हमको लगेगी यार ये सही है, बट आपको ये भी ध्यान में रखना है कि ये एक्ट में दिया है या आपको हैंडबुक में बताया गया था या आपको उस प्रोविजंस में बताया गया था। जैसे आने वाले सेशन में, आने वाले आगे सीरीज में जो मैं बताऊंगा एग्जांपल्स आपको, कि बहुत सारी चीजें हमको लगती है कि ये सही है, बट एज पर द एक्ट, एज पर द प्रोविजन वो सही नहीं होती। तो हम लोग को जो आंसर देते हैं हम लोग एक्ट के हिसाब से बताना है, एक्ट में जो प्रोविजन है उसके हिसाब से बताना है। तो अभी फिल वक्त आपको जो ऑब्जेक्टिव्स है वो 6 ऑब्जेक्टिव्स है। तो हो सकता है कि कुछ ऑब्जेक्टिव्स जो है आपको थोड़ा सा वो अलग फॉर्म में, अलग वर्ड्स में आपको फ्रेम करके दिया जाए। जैसे यहाँ पे आपको दिया है रियल एस्टेट फंडामेंटल्स, या आपको दिया है क्वांटिटेटिव कॉन्सेप्ट्स। तो आपको क्वेश्चन में क्वांटिटेटिव कॉन्सेप्ट वर्ड नहीं अगर यूज होता है, वहां पे ऐसा वर्ड यूज होता है टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ एफएसआई, कारपेट एरिया। तो अब आपको वो आंसर सही है। अब आपको ये नहीं ढूंढना है कि ये तो था ही नहीं, आपको डिक्टो वर्ड टू वर्ड याद नहीं करना है ना। तो जब हम लोग बात कर रहे हैं क्वांटिटेटिव कॉन्सेप्ट की, तो क्वांटिटेटिव कॉन्सेप्ट का एग्जांपल क्या होगा? क्वांटिटी कॉन्सेप्ट का एग्जांपल यही होगा, एफएसआई होगा, कारपेट एरिया होगा। तो अब ये आंसर आपका सही होगा। लेकिन अगर ऐसे कोई ऑब्जेक्टिव की बात की जा रही है जो है नहीं, जैसे अगर आपको ऑब्जेक्टिव में ऑप्शन में दिया है टू फाइल कंप्लेंट्स अगेंस्ट प्रमोटर, तो अब ये चीज आपको दिया है कि नहीं? भले से आपको सही लग रहा है कि भाई गलत होगा तो हमको कंप्लेंट फाइल करेंगे, या तो हम लोग क्लाइंट को बताएंगे कंप्लेंट फाइल करने के लिए। तो ये भी होना चाहिए अलग चीज है क्या? नहीं। तो बात समझ में आ रही है? किसी चीज का एग्जाम्पल अगर है तो ठीक है, बट ऑल टुगेदर अगर कोई अलग चीज बताई जा रही है जो आपको थी नहीं, जो आपको डिस्कस ही नहीं हुई थी, तो उसको आंसर में टिक नहीं करना है। आई बात समझ में? देखो एमसीक्यू और जो ओपन एंडेड को एग्जाम्स होते हैं ना उसमें फर्क होता है। एमसीक्यू और ओपन एंडेड एग्जाम में फर्क होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको अगर कैसा क्वेश्चन है जहाँ पे ओपन एंडेड मतलब आपको आंसर लिखना है, तो अगर उसमें आंसर लिखने में एक क्वेश्चन है, पूछा गया है कैपिटल ऑफ इंडिया, बच्चे को पूछा गया है व्हाट इज कैपिटल ऑफ इंडिया, वहां पे ऑप्शन नहीं दिया है, बच्चे को लिखना है।
तो बच्चे ने आंसर में दिल्ली लिखा, क्या लिखा? दिल्ली। तो टीचर उसको रॉन्ग मार्क कर देगा क्योंकि उसका राइट आंसर है न्यू दिल्ली। लेकिन अगर यही क्वेश्चन आपको एमसीक्यू में अगर आ गया और एमसीक्यू में 4 ऑप्शन दिया है, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, तो अब आंसर दिल्ली होगा। तो एमसीक्यू का मतलब होता है कि आपको जो ऑप्शन दिया है उसमें से क्या सही लग रहा है, आपको उसके बाहर जाने का नहीं है। अब उसके बाद दिमाग चला गया, बोले अरे ये तो गलत है, चारों का चारों ऑप्शन गलत है। तो अगर आपको चारों का चारों ऑप्शन गलत लग रहा है तो पांचवा ऑप्शन नन ऑफ द अबव है क्या, वो देखिए। या 3 ऑप्शन आपको स्टार्टिंग के दिए, तीनों गलत लग रहे हैं तो चौथा नन ऑफ द अबव है। अगर नन ऑफ द अबव भी नहीं है तो फिर आपको जो दिया है उसी में से आंसर आपको देना है। वहां पे ज्यादा दिमाग लगाने का, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। हमारा जो एजेंडा है, हमारा जो मुद्दा है, वो हमको एग्जाम पास करने का मुद्दा है, बराबर। और पास होने के लिए जैसा हमें पता है बहुत आसान तरीका है, 50 में से 50 में से ओनली 20 क्वेश्चंस वी हैव टू गेट करेक्ट। तो हम लोग क्या है कि हम लोग जो हमारा मोमेंटम है उसको हमें बनाए रखना है। हम लोग क्या होता है कि 5 क्वेश्चन हम एग्जाम में सॉल्व कर रहे हैं और 5 क्वेश्चन में से छठा एक क्वेश्चन उसके बाद में आ गया जो बहुत विचित्र क्वेश्चन है, जिसके बारे में टीचर ने पढ़ाया नहीं है या कहीं डिस्कस नहीं किया है। अब पूरा गुस्सा वहीं पे आने लग जाएगा, अरे ये क्या पूछ लिया, क्या अक्कल है क्या यार, हम क्या एडवोकेट है क्या, लॉयर है क्या, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्या। अब वो गाली देने से मन में आगे का नुकसान होगा क्योंकि वो बात तो कहीं तक जाएगी। तो वो 5 आपका सही हो गया, एक के पीछे परेशान की जरूरत नहीं, छोड़ दो उसको, छठा 7 सॉल्व करो, नेक्स्ट सॉल्व करो। क्योंकि हमारे को यहाँ पे सॉल्व करना है वो सिर्फ 50 में 20 सही आना है। और मैंने लास्ट टाइम बताया भी, अच्छी बात ये है कि आपको कोई स्कोर कार्ड नहीं मिलता है कि आपको आपस में झगड़ा करने के लिए आसानी होती है कि 90 मिला मुझे, तुझे 80 मिला, तुझे 85 मिला, तो 40 पे बॉर्डर पे पास हुआ है, तो ज़्यादा बात मत कर। तो ऐसा कुछ है नहीं, सबको एक ही सर्टिफिकेट मिलने वाली है। इसीलिए हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो हमारा ऑब्जेक्टिव रहना चाहिए कि हमें 20 सही सवाल के जवाब आने चाहिए। तो उसमें 50 क्वेश्चन में से 5 या 10 5 क्वेश्चन तो ऐसे रहते हैं जो बाउंसर रहते हैं। तो सही बैट्समैन का काम क्या रहता है, बाउंसर को जाने दो जहां जा रहा है, उसको छेड़ो मत, बात समझ आ रही है। तो अपने को भी वो जानबूझ के 5 दे जाता है कि आप उसको छेड़ के डिस्ट्रैक्ट हो जाओ और आने वाले जो सही है उसको भी गलत करो। तो कभी भी ये चीज को ध्यान में रखना है कि वो 5 बाउंसर जो भी अपने को लगता है ऊट पटांग जैसे हैं, या आपने को ये कैसे पूछ दिया, ये चीज तो नहीं पूछी जानी चाहिए, उसको छोड़ दो और बाकी क्वेश्चन आप ध्यान दो। 20 क्वेश्चन जो है वो एकदम सिंपल क्वेश्चन होते हैं, 20 क्वेश्चन एकदम सिंपल होते हैं। और उसमें अगर आपने वो आपके तभी रॉन्ग हो सकते हैं जब आप आंख बंद करके उसका आंसर दोगे। अगर आंख खोल के उसका आंसर दोगे तो रॉन्ग नहीं हो सकता है। आंख बंद करने का मतलब है जब आप कुछ उसका अलग ही मतलब अपने से निकाल ले रहे हो। जैसे पढ़ाया गया है सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी और ऑप्शन में सर्टिफिकेट ऑफ एक्सेलेंस है और आप दे दिए सर्टिफिकेट एक्सेलेंस, सर्टिफिकेट तो है ना। तो अब ऐसा दिमाग चलाओगे तो फिर फेल हो जाएंगे। नहीं तो 20 क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जो एकदम सिंपल होते हैं, जिसका कोई भी आसानी से जवाब दे सकता है, अनटिल एंड अनलेस आप अपना बीपी हाई ना करो। बीपी हाई कर लिए तो फिर तो सब रॉन्ग हो जाएगा। तो इसीलिए अपना संयम जो है, पेशेंस जो है, वो अपने को बनाए रखना है। क्योंकि बहुत लोगों को जल्दी उठने की आदत नहीं होती है, तो एग्जाम में जो है आपको टाइम पे उठना पड़ेगा, 8-9 8:30 बजे उठना पड़ेगा, आपको सेंटर पे जाना पड़ेगा, वो सब फील आएगी आपको एग्जाम देने वाली, ठीक है। तो उस फील में जो है काफी मजा भी आता है, काफी गुस्सा भी आता है, क्या ये सब नाटक लगा के रखना है, आप लोग की उम्र है क्या एग्जाम देने। फिर आपको वो सब एक दिन पहले हॉल टिकट का प्रिंट लो, पेन लो, फिर उसको कॉल करो, अरे वो भी लेना है क्या, फिर आधे रास्ते पर अरे आधार कार्ड भी लेना था क्या, यार बताया नहीं सर ने, फोटो भी लेना था क्या। तो ये चीजें जो है ना पहले ही एक रात में जो है उसको ग्रुप में आपको मैसेज आएगा, तो आप उधर देख लेने का क्या क्या हमें लेना है, क्या क्या नहीं लेके जाना है वहाँ पे, और फिर आपको रास्ते में परेशान नहीं होना है। अभी 1 महीने का एग्जाम का टाइम दिया गया, एग्जाम रजिस्ट्रेशन का 1 महीने के लिए टाइम दिया गया। उसके बाद भी जो है लास्ट दिन में 11 बजे भी फोन आ रहा है,
अरे सर मेरे को ये नहीं मिल रहा है, मेरा साइन कैसे अपलोड करने का, डिक्लेरेशन कैसे करने का। अब 1 महीने के टाइम के बाद भी ये हालत है। तो ये हम लोग वाला आदत जो है ना लास्ट मिनट का, ठीक है, ये कभी कभी घातक साबित हो सकता है। और स्पेशली यहाँ पे कि जब एग्जाम जो है फिर अगला 6 महीने के बाद होगा, तो इसलिए ये सारे चांसेस हमें लेना नहीं है। हमें एग्जाम की प्रिपरेशन तो हम कर ही लेंगे, तो वहाँ पे गलती नहीं करना है। संडे का दिन होता है और ये जो एग्जाम है ये नए लोकेशन पे होगा, मेफेयर में नहीं होने वाला है। कि हमें पता है कि कितना टाइम लगता है बाइक से आने में, कितना टाइम लगता है बस से आने में, चल के आने में, कहाँ पे चाय की टपरी मिलेगी, कहाँ पे क्या मिलेगा, सब पता है यहाँ का। लेकिन आपका एग्जाम जो है कहीं और होने वाला है, तो वहाँ पे हमें कुछ पता नहीं होता है कि कहाँ पे क्या मिलेगा। हमें तो पता चला एग्जाम से पहले चाय की टपरी ढूंढ रहे हैं, तो चाय नहीं मिलेगा तो आंसर कैसे दूंगा। तो थोड़ा पहले आप जाओ वहाँ पे, पहले जाने के बाद जो है वहाँ पे आप आधा 1 घंटा पहले रिपोर्टिंग टाइम दिया जाता है, रिपोर्टिंग टाइम से पहले जाना है वहाँ पे। आप एग्जाम पे यहाँ पे कैसे आए आप, ये इनविटेशन था, वहाँ पे वो इनविटेशन नहीं रहेगा, समझे। वहाँ पे 5 मिनट भी अगर लेट हुए आपने, एग्जाम अगर आपका 10 बजे स्टार्ट होता है एग्जाम, ध्यान से सुनिए सब लोग। ऑनलाइन एग्जाम में कैसा होता है कि वहां पे आपको अंदर जाने के बाद भी सिस्टम तक पहुंचने आधे घंटे लग जाते हैं। एंट्री करने के बाद सिस्टम तक पहुंचने में आधा घंटा लगता है। ये होता है ऑनलाइन एग्जाम। ये हमारे मूवी में जो कॉलेज का एग्जाम दिखा था वैसा नहीं होता, 10 मिनट के बाद भी लेट एंट्री मारा, 15 मिनट आंसर दे के सब निकल गया होगा। तो वहां पे आपको पहले जाना है, अंदर जाने के बाद में जो है पहले तो आपको एंट्रेंस पे ही आपका हॉल टिकट चेक करेंगे, आपका आईडी चेक करेंगे, फिर उसके बाद अंदर जाने के बाद में भी आपको जो है लाइन लगा के आधार कार्ड, आपका आई स्कैन होता है, फिंगरप्रिंट, फिंगर स्कैन होता है, पूरा स्कैन होता है वो। तो इसमें कोई चांस नहीं है, तो कोई भी ऐसे खुशफहमी में रहना नहीं है कि एक दिन पहले सर को पटाऊंगा तो सर चलो साथ में बैठो मेरे। तो वहाँ पे जो है सारा आपका आधार कार्ड, फिंगरप्रिंट सब ऑटोमेटिक स्कैन होता है, उसके बाद में ऑटोमेटिक सिस्टम से कनेक्ट किया जाता है और आपको फिर सिस्टम पे जाना होता है और वहाँ पे आपका फोटो दिखता है। तो लेट अगर कर दिए वहाँ पे तो इसलिए वो एंट्री नहीं देता, क्योंकि अंदर भी आधे घंटे का प्रोसेस होता है। अब आप अकेले तो आप नहीं हो कि आपका आधार कार्ड का स्कैन करेगा, फिंगरप्रिंट का, आई का स्कैन करेगा, तो लाइन लगी रहती है अंदर, तो बहुत टाइम लगता है। इसीलिए जो है वो जो टाइमिंग दिया जाता है वो टाइमिंग से आपको फॉलो करना है, नहीं तो हम लोगों को ये अंदाजा रहता है कि एक तो हो जाता है आगे पीछे, तो वो वहाँ पे नहीं होने वाला है। तो इसीलिए इस बात का हमें ध्यान रखना है। तो ये इन जनरल था, गाइडलाइंस तो मैंने दे दिया। अभी हम लोग आते हैं वापस से अपने टॉपिक की तरफ। नाउ डिटेल में हम बात कर रहे थे आपके ट्रेनिंग आउटकम्स की और ऑब्जेक्टिव्स की। तो ये जो 6 आपके ट्रेनिंग आउटकम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद में आगे देखते हैं हम लोग जो हाईलाइटेड पोर्शन है वो इम्पोर्टेंट है, उसी को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, उसी को आप लोगों को ध्यान देना है। अब सबसे पहले आप लोग को जो है ये जो हाईलाइटेड टेक्स्ट है उसको आपको गो थ्रू करना है, इसको आपको रीड करना है। ये एक बार आपका हो गया कंप्लीट, इतना कंप्लीट हो गया तो उसके बाद बाकी भी आप लोग स्टडी कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको बाकी स्टडी ही नहीं करना है, बट पहले ये स्टडी करना है जो हाईलाइट मैंने की है, और उसके बाद में आपको टाइम मिलेगा तो फिर बाकी का भी आपको स्टडी करना है। अब यहाँ पे आप जैसा देखोगे टोटल चैप्टर्स कितने आपको 10 चैप्टर्स हैं, सेक्शंस कितने हैं 92 सेक्शन। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये हाईलाइट किया गया है, आपकी बुक में हाईलाइट होगा तो मार्क कर लो होगा। देन उसके बाद में यहाँ पे नीचे में जो है सेक्शन वाइज दिया हुआ है, चैप्टर वाइज दिया हुआ है। अब इसमें जैसा कि मैंने बताया कि फर्स्ट टू 20 सेक्शंस वो आपका इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट 20 सेक्शन जो इंपॉर्टेंट है वो हम लोग लंच के बाद में सब सेक्शन है उसको डिस्कस हम लोग सेपरेटली करेंगे। नाउ नेक्स्ट अगर हम लोग देखते हैं रियल एस्टेट प्रोजेक्ट रजिस्ट्रेशन, ये पेज पे सब लोग आ जाएंगे। Please come to this page. If you see real estate project registration, यहाँ पे बेसिकली जो है क्राइटेरिया दिया हुआ है। किस चीज का क्राइटेरिया दिया हुआ है? प्रोजेक्ट रजिस्ट्रेशन का।
अभी ये जानना बहुत जरूरी है कि किन प्रोजेक्ट का हमें रेरा में रजिस्ट्रेशन करना है और किन प्रोजेक्ट का रेरा में रजिस्ट्रेशन नहीं करना है। हर एक प्रोजेक्ट का रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है। अब किन प्रोजेक्ट का रजिस्ट्रेशन करना है, किन का नहीं करना है, उसका जो है क्राइटेरिया ऑलरेडी डिसाइडेड है। तो उसका बहुत सारा क्राइटेरिया है। उसमें से पहला क्राइटेरिया क्या है? फर्स्ट क्राइटेरिया, जो प्लॉट है, जो प्लॉट साइज होगा, डेवलपमेंट का जो प्लॉट साइज होगा वो कितना होना चाहिए। अब यहाँ पे देखो, इसमें भी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। आप ये लाइन पढ़ो, ऑल कमर्शियल एंड रेसिडेंशियल रियल एस्टेट प्रोजेक्ट विल हैव टू रजिस्टर। सारे कमर्शियल रेसिडेंशियल को रजिस्टर करना है, एक्सेप्ट, आगे क्या दिए हैं? एक्सेप्ट। एक्सेप्ट मतलब एक्सेप्शन, एक्सेप्शन मतलब इनको नहीं करना है। अब क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जा रहा है ना, उसके हिसाब से आंसर चेंज हो जाता है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये एक्सेप्ट वर्ड पे ध्यान नहीं देते। अगर वर्ड एक्सेप्ट अगर आ गया है तो नीचे ऑप्शन आपका चेंज हो जाएगा और आंसर अकॉर्डिंगली चेंज होगा। तो एक्सेप्ट का मतलब है कि बाकी सारे प्रोजेक्ट का रजिस्ट्रेशन करना है, एक्सेप्ट इनको नहीं करना है। तो इनको नहीं करना है, वो कौन से प्रोजेक्ट है जिनको नहीं करना है? तो जो 500 स्क्वायर मीटर के ऊपर नहीं जा रहा है। अब मैं इसको ऐसा भी बोल सकता हूँ, 500 स्क्वायर मीटर के ऊपर नहीं जा रहा है, तो मैं इसको ऐसा भी बोल सकता हूँ जो 500 स्क्वायर मीटर का हो या तो उसके कम का हो। तो ये दोनों एक ही चीज है। बात समझ में आ रही है? अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि 500 स्क्वायर मीटर से बड़ा प्लॉट है, और दूसरी तरीके से मैं ये बोल रहा हूँ कि वो जो प्लॉट साइज है वो 500 या 500 के नीचे नहीं होना चाहिए, तो दोनों एक ही चीज हो जाती है। तो अगर ऐसे क्वेश्चन ऑप्शन में अगर आपको आ रहे हैं तो कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान देना है कि क्या वर्ड यूज किया जा रहा है। तो अब यहाँ पे एक्सेप्ट वर्ड यूज किया जा रहा है। एक्सेप्ट का मतलब है कि अगर ये सब कंडीशन है तो इनको रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है। मतलब ये सब कंडीशन के बाद की जो भी कंडीशन आती है सबको रजिस्टर करना है। तो अब क्या क्या कंडीशन है जहाँ पे नहीं करने की जरूरत है? तो पहली कंडीशन है 500 स्क्वायर मीटर से एक्सीड नहीं हो, मतलब 500 का हो या तो कम हो, तो उसको रजिस्टर की जरूरत नहीं है। देन नेक्स्ट देखेंगे, अपार्टमेंट डज नॉट एक्सीड 8, 8 से ज्यादा अपार्टमेंट नहीं होना चाहिए, मतलब 8 है 8 से कम है तो उसको रजिस्टर करने की जरूरत नहीं है। देन प्रमोटर हैज रिसीव्ड कंप्लीशन सर्टिफिकेट, प्रमोटर के पास कंप्लीशन सर्टिफिकेट आ गई है तो अब उसे रजिस्टर करने की जरूरत नहीं है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो प्रोजेक्ट रजिस्ट्रेशन उसका टाइमलाइन दिया हुआ है, उसका टाइमलाइन ये है कि सीसी आने से 3 मंथ्स के अंदर अंदर उन्हें रेरा रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना होगा। जब प्रोजेक्ट का सीसी आता है, फर्स्ट सीसी क्लिक का है या कोई कितने फ्लोर तक का है, पर जो फर्स्ट सीसी आता है उसके विदिन 3 मंथ्स दे हैव टू अप्लाई फॉर रेरा। तो अब यहाँ पे टाइमलाइन दिया हुआ है। अब किसी बिल्डर ने जो है बिल्डिंग कंप्लीट कर दिया, कंप्लीशन सर्टिफिकेट उसको मिल गया है, तो अब उसे रेरा रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं। देन फॉर द पर्पस ऑफ रेनोवेशन और रिपेयर और रीडेवलपमेंट, अब जिनको रेनोवेशन करने जा रहे हैं, रिपेयर का काम करने जा रहे हैं, उन्हें भी रेरा रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है। तो ये जो कैटेगरी है ये आपको बताया गया है कि जहाँ पे रेरा रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऊपर वर्ड में आपको बोला गया था एक्सेप्ट। क्या बोला गया था? एक्सेप्ट। तो मतलब ये 4 अलग अलग कंडीशन है जहाँ पे रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है, बाकी हर जगह रजिस्ट्रेशन की जरूरत आपको पड़ेगी। ठीक है? यस सर। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि महारेरा 2017 में आया, अगर समझो मैं 2018 में बिल्डिंग बना दिया, पूरा कंप्लीट कर दिया और सीसी में मिल गई, तो मुझे तो महारेरा का तो परमिशन लेना ही पड़ेगा ना। तो आपने अभी बोला कि पूरा बिल्डिंग कंप्लीट हो जाएगी तो महारेरा लेने की जरूरत नहीं है।
अब इसमें कैसा है कि अगर आप मान लो सेलिंग नहीं कर रहे हो, ऐसे बिल्डर तो होते नहीं है, बहुत कम होते हैं, लेकिन अगर फॉर एग्जांपल मान लो, देखो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना है कि महारेरा का जो परमिशन है आपको कंस्ट्रक्शन के लिए नहीं लेना होता। कंस्ट्रक्शन के लिए आपके पास क्या डॉक्यूमेंट होना चाहिए? सीसी होना चाहिए। कंस्ट्रक्शन के लिए रेरा रजिस्ट्रेशन नहीं होना चाहिए। रेरा रजिस्ट्रेशन क्यों होना चाहिए? सेलिंग के लिए। तो मान लो आप अगर सेलिंग ही नहीं करना चाहते हो, तो अगर आप सेलिंग ही नहीं करना चाहते हो तो आपको लेने की जरूरत नहीं है। जिस दिन आप सेलिंग करने जा रहे हो और आपको कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं मिला है और आप सेल करने जा रहे हो, अब आपको रेरा रजिस्ट्रेशन की जरूरत पड़ेगी। लेकिन अगर आप सेल करने जा रहे हो और इससे पहले आपने कंप्लीशन सर्टिफिकेट ले आए, प्रोजेक्ट आपका रेडी हो गया है, रेडी टू मूव इन है, तो अब आपको रेरा रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज, ये जो कट ऑफ डेट है 1 मई 2017, 1 मई 2017 जो कट ऑफ डेट है, अब उस दिन ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट रहे होंगे जिनका कंस्ट्रक्शन चल रहा होगा, आधी बिल्डिंग कंप्लीट हुई होगी, 80% कंप्लीट हुआ होगा, 90% कंप्लीट होगा, तो अब उनमें भी किसको करना है किसको नहीं करना है। तो अब अगर उनको सेल करना है और कंप्लीशन सर्टिफिकेट अगर नहीं आया है तो उन्हें रजिस्ट्रेशन करना है। और अगर उनको सेल नहीं करना है, मान लो अगर कोई बिल्डर ने ये सोचा कि मेरा 80% तो बिल्डिंग कंप्लीट हो गया है, अब यहां पे उसने अगर पहले सेल कर दिया है, रेरा तो 2017 में आया 1 में, अब मान लो 2017 जनवरी में माल बेचा, फरवरी में बेचा, तो आपको ऐसा नहीं कर सकता है कि अब मैंने जो बेच दिया, अब मैं क्या करता हूं, मैं बेचता नहीं हूं, अब डायरेक्ट ओसी आ जाएगा तो बिना रेरा के मैं बेचूंगा। तो यहां पे एक भी फ्लैट उसने नहीं बेचना चाहिए। अगर उसने कोई भी सेलिंग नहीं किया है तो फिर ये चीज उसको फायदा मिलेगा कि अगर 80% काम हो गया है और उसने कोई प्रोडक्ट को सेल नहीं किया है, कोई फ्लैट को सेल नहीं किया है, तो आप वो चाहे तो अगर 20% अपना काम फिनिश करके कंप्लीशन सर्टिफिकेट ले आए और उसके बाद में जो है डायरेक्ट वो सेल करे, उसको रेरा रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी उसको। तो ये तो कट ऑफ डेट की बात है, ठीक है। तो स्टार्टिंग में जब कट ऑफ डेट आया था तो ये कंफ्यूजन था कि किनको करना है किनको नहीं करना है। तो उस टाइम पे ये बात थी कि अगर आपको सेल ऑलरेडी आपने कर लिया है और आपके पास ओसी नहीं आया है तो आपको रजिस्ट्रेशन करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपने ऑलरेडी सेल किया है। अगर किसी ने सेल नहीं किया है तो फिर उनके पास ऑप्शन था कि हम लोग कंप्लीशन सर्टिफिकेट तक रुक जाते हैं और उसके बाद में हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये आपका इंपॉर्टेंट चीज है, इसीलिए मैंने इसको थोड़ा डिस्कस किया, पर इतना डिटेल में हम लोग हर टॉपिक को डिस्कस नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारे पास टाइम लिमिटेड है। हम लोग को पूरा हैंडबुक का रिवीजन करना है और आप लोगों को भी फिर जाना है, तो इसीलिए हम लोग थोड़ा सा उसको शॉर्ट करेंगे और जो ओपन क्वेश्चन आंसर्स थे उसको हम लोग अवॉइड करेंगे। नहीं तो क्या होगा कि हम लोग का टाइम जो है वो रेस्ट्रिक्ट नहीं हो पाएगा फिर हम लोग को, क्योंकि लंच के बाद भी हमने स्लॉट रखा है। एक्सेल में जो है आपको सेक्शन वाइज भी क्या क्या है वो भी डिस्कस करेंगे और रेरा का पोर्टल भी हमें डिस्कस करना है। ऑलरेडी हमारा सेशन लेट स्टार्ट हुआ है। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट, अब ये भी आपका क्वेश्चन आ सकता है कि अगर प्रमोटर रजिस्ट्रेशन करने में अगर फेल हो जाता है या अगर वो रजिस्ट्रेशन नहीं करता है तो उसके लिए क्या पेनल्टी का प्रोविजन है वो भी दिया गया। तो आपको थोड़ा सा उसको शॉर्ट में याद रखना है। अब यहाँ पे देखो ही शैल बी लायबल टू पेनल्टी व्हिच में एक्सटेंड अप टू 10%। क्या है यहाँ पे 10%, बराबर। अब ऑप्शन में अगर आपको ऐसा आता है कि इफ अ प्रोजेक्ट इज नॉट रजिस्टर्ड द प्रमोटर विल हैव टू पे पेनल्टी ऑफ 10% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट। ये ऑप्शन सही है गलत है? अगर आपको ऑप्शन में ऐसा आता है कि इफ अ प्रमोटर हैज नॉट रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट so he will have to pay 10% penalty, ठीक है। ये ऑप्शन सही है गलत है? हाथ उठा के बताएंगे कौन बोल रहा है गलत है। आधे लोग इधर लेफ्ट वाले लोग गलत, राइट वाले सही। ओके,
तो ये ऑप्शन गलत क्यों को एक्सप्लेन करेगा गणेश जी, बताइए क्यों गलत है सर? सर ऑलरेडी उसने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है प्रोजेक्ट को, इसलिए वो गलत है। उसको पेनल्टी नहीं तो रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो उसको पेनल्टी लगेगी ना। पेनल्टी लगेगी, लेकिन जब रजिस्ट्रेशन ही नहीं किया तो गलत, तो फर्स्ट काम उसका रजिस्ट्रेशन करना था। बराबर है, तो उसको कैसा होगा कि रजिस्ट्रेशन नहीं किया और वो प्रोडक्ट सेल कर रहा है, तो अब ऐसे केस में उसको पेनल्टी लगेगी कि नहीं लगेगी, मैं ये बात कर रहा हूँ। तो मैंने आपको जो ऑप्शन दिया वो ऑप्शन क्यों गलत है, कौन बताएगा? वेरी गुड, ठीक है। तो अप टू 10% वर्ड है और मैंने क्या बोला 10%। अप टू 10% और 10% का फर्क है कि नहीं? आपका नाम? आप कैमरे में रिकॉर्ड हो गए हो। तो शुक्ला जी ने जो वो वर्ड पकड़ा है अप टू 10%, और मैं जब ऑप्शन में आपको बोल रहा हूँ 10% का कॉस्ट लगेगा, तो ये 10% का डायरेक्ट कॉस्ट लगना और अप टू 10% का फर्क होता है कि नहीं? और जब हम बात कर रहे हैं अप टू 10% की, तो वहां पे 1% भी हो सकता है, 2% भी हो सकता है, 3% भी हो सकता है। तो मैक्सिमम जो है वो 10% रखा गया है, इसीलिए वहां पे आपको वर्ड जो है यहाँ पे बोला गया विच में एक्सटेंड अप टू 10%, ठीक है। इसी तरीके से आप अगर देखोगे he shall be punishable with imprisonment for a term which may extend up to 3 years, यहाँ पे भी वही है 3 साल तक। मतलब आप खुश नहीं होना कि अब तो ये 3 साल के लिए है अंदर, फिर आप बोलोगे एक दिन में कैसे बाहर आ गया, तो 3 साल के लिए जाना चाहिए। अब तो यहाँ पे कोई बीच में एक्सटेंडेड, तो वहाँ पे 1 दिन 2 दिन 3 दिन पूरा 3 साल तक का मैक्सिमम है, 3 साल के ऊपर नहीं जाएगा वहाँ पे। ओके, तो इस तरीके से ऑप्शन में आप लोग जो है ना ये प्रॉब्लम होता है। कोई एडमिट में इधर आपको 5 मंथ्स नहीं, किधर हो भाई, कौन से पेज पे हो, कौन सी दुनिया में हो तुम? पेज नंबर 10, निकालो पेज नंबर 10, पेज नंबर 10। चाय पिलाओ उनको जरा। अरे आप आगे आगे बैठो जरा, सांप के बाजू में बैठो, सांप के बाजू में। सर जैसे उसके 3 साल की एज हुआ तो बीच में बेल हो सकती है उसमें। 3 साल के लिए हो गई ना, ठीक है। मेल तो मर्डर वाले का हो जाता है, तो इसे बेचारा रजिस्ट्रेशन ही नहीं किया। सर लेकिन मर्डर से ज्यादा बड़ा केस किया है तो लोगों का पैसा। ओके नेक्स्ट, आगे हम लोग देखते हैं। ओके नाउ कमिंग टू एजेंट के ऊपर हम लोग आते हैं। अगर एजेंट ने रजिस्ट्रेशन नहीं किया, अभी बराबर हो ना पेज नंबर में, अभी अगर एजेंट ने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो liable to penalty of 10,000 rupees for every day, which में आगे देखोगे cumulatively extend up to 5% of the flat cost। तो इसको आप अगर इंटरप्रेट करोगे तो इसको आप ऐसा इंटरप्रेट कर सकते हो कि पर डे 10,000, मतलब आपका स्टार्टिंग जो ऑफर है वो 10,000 से ऑफर स्टार्ट होता है और कहां तक जाएगा 5% ऑफ द फ्लैट। तो मान लो अगर आपने 50 लाख के फ्लैट पे डील किया और आपके पास रेरा रजिस्ट्रेशन नहीं था, तो अब यहाँ पे मिनिमम जो फाइन है वो आपको 10% लगेगा, सॉरी 10,000 लगेगा, और आपको मैक्सिमम जो फाइन लग सकता है वो आपको 5% ऑफ द फ्लैट। तो फ्लैट अगर 50 लाख का है तो उसका 5% कितना अमाउंट होगा, 2.5 लाख। तो मिनिमम 10,000, मैक्सिमम 2.5 लाख, ये आपका फाइन, इसमें कुछ भी आपका बैठ सकता है। तो डिपेंड करता है आपका साइज के ऊपर, कितने बड़े एजेंट हो तो सामने वाला उतना बड़ा फाइन लगाएगा। तो ये जो फाइन होता है ना, तो उसमें क्या होता है कि ये बहुत, उसमें एक आपको फ्लेक्सिबिलिटी दिया जाता है। वो फ्लेक्सिबिलिटी इसलिए दिया जाता है कि अथॉरिटी देखता है कि ये कितना ग्रेव ऑफेंस है। मतलब एक एकदम बेचारा भोला भाला है, कल ही आया था गांव से, पता ही नहीं था उसको, कर दिया उसने, डील हो गया, तो चल ठीक है हो गया, 10,000 लेके जा। अब कोई देखिए 20 साल से काम कर रहा है, यूट्यूब पे भी बहुत चल रहा है, फेसबुक पे भी बहुत ऐड करता है, और फिर भी नहीं किया है, उसको तो 2.5 लाख लगना चाहिए। तो इसीलिए इतना जो है वो गैप दिया है। तो कौशल भाई जैसे लोग अगर है तो भी 2.5 लाख है। ओके नाउ, तो इस तरीके से आपको अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आपको ध्यान में रखना है।
नेक्स्ट आगे देखते हैं हम लोग। Any person aggrieved by any direction or decision of order made by authority or an adjudicating officer may file an appeal before the appellate tribunal। अब यहाँ पे देखिए, इससे पहले के जो पैरा है, इसके पहले के पैरा में आपको देखना है कि कंप्लेन आपको कौन फाइल कर सकता है। तो पहली बार आप जब कंप्लेन फाइल करोगे तो आप कहाँ पे फाइल करते हो? आप जो है अथॉरिटी और एडजुडिकेटिंग ऑफिसर, कहाँ पे आप फाइल करोगे? अथॉरिटी या एडजुडिकेटिंग ऑफिसर, ये दोनों में से कहीं पे आप कंप्लेन फाइल करते हो। अब आप कंप्लेन जब फाइल करते हो तो ये दो अलग अलग अथॉरिटी है। वो एडजुडिकेटिंग ऑफिसर जो है वो भी महारेरा में ही आता है वो, ठीक है। डिपेंड करता है कि आपने कंप्लेन किस लिए फाइल किया है। अगर आपने कॉम्पनसेशन क्लेम करने के लिए फाइल किया है तो वो कंप्लेन जो है वो एडजुडिकेटिंग ऑफिसर के पास जाता है। अगर आपने बाकी चीजों के लिए फाइल किया है तो वो अथॉरिटी के पास आता है। अब दोनों में से कहीं पे भी जाए, जब वो ऑर्डर पास कर देता है तो उस ऑर्डर पास करने के बाद में आपके पास कितने दिन का टाइम होता है अपील फाइल करने के लिए? आप लोगों को कितने दिन? 60 डेज। तो आपके पास 60 दिन का टाइम होता है। मतलब आप अगर उस ऑर्डर से सहमत नहीं हो, आपको लगता है कि ये ऑर्डर सही नहीं है, तो आपके पास 60 दिन का टाइम है। 60 दिन में जो है आप जो है अपील फाइल कर सकते हो। अब आप अपील जब फाइल करोगे तो जाहिर सी बात है, जिस अथॉरिटी ने ऑर्डर पास किया है फिर वहीं पे जाओगे क्या? वो तो ऑलरेडी ऑर्डर दे दिया, अब फिर उसके पास जाके क्या फायदा है? तो उसके ऊपर और एक अथॉरिटी को रखा गया है जो उसके भी ऊपर है। तो उसके ऊपर जो अथॉरिटी है वो क्या है? एपेलेट ट्राइब्यूनल। तो ये एपेलेट ट्राइब्यूनल जो है ना, ये महारेरा का हिस्सा नहीं है, ये अलग बॉडी है जो महारेरा के ऊपर है। तो महारेरा अगर कोई भी गलत फैसला अगर देता है या आपको लगता है कि गलत फैसला है तो आप यहाँ पे चैलेंज कर सकते हो एपेलेट ट्राइब्यूनल। और इसका जो डेज लिमिट है वो आपको मैंने बता दिया, 60 डेज। तो आपको ये भी ध्यान में रखना। ओके, नाउ नेक्स्ट। नाउ कमिंग टू चैप्टर नंबर 2, यहाँ पे कट ऑफ डेट जो है वो सबको ध्यान में रखना है। व्हाट इज द कट ऑफ डेट? 1 मई 2000। एक्ट बना 2016 में, बट फुल्ली ऑपरेशनल, पूरी तरीके से एक्ट काम करना कब शुरू हुआ? 1 मई 2017। तो फुल्ली इम्प्लीमेंटेशन भी बोल सकते हैं हम लोग, फुल्ली ऑपरेशन भी बोल सकते हैं। तो एग्जाम के ऑप्शन में अगर ऐसा आपको वर्ड अगर आता है तो आपको ध्यान देना है। और जो जो मैं बता रहा हूं आप लोगों को ध्यान देना है। सब लोगों को, काफी लोगों का ध्यान इधर उधर है, तो जिनका ध्यान इधर उधर है उनको स्टेज पे बुलाया जाएगा बाद में सेशन के आखिरी में, और वहां पे क्वेश्चन आंसर का सेशन होगा। और जो सही जवाब देंगे वो कैमरे में रिकॉर्ड हो जाएंगे, जो गलत देंगे वो भी रिकॉर्ड होंगे। फिर इसको मैं घर पे भेजूंगा यूट्यूब के जरिए, तो आपकी फैमिली देखेगी कि क्या देखी है क्या। तो इसीलिए ध्यान देना है आप लोगों को। और कुछ अगर डाउट आएगा तो आप मुझे पूछ सकते हो। नेक्स्ट अगर हम लोग देखते हैं, ये डेट आपको याद रखना है। उसके बाद में ये जो 5 पॉइंट है, बुलेट पॉइंट, यस, यहाँ पे आप लोग ऊपर लिख सकते हो चैलेंजेस बिफोर रेरा। ये रेरा के सामने चैलेंजेस, तो वहां पे आप लिख सकते हो चैलेंजेस बिफोर रेरा। तो अगर हम लोग चैलेंजेस की बात करें, अगर रेरा के सामने क्या क्या चैलेंजेस है, या रेरा जब आ रहा था, रेरा एक्ट जब लाया जा रहा था तो उसके सामने क्या क्या चैलेंजेस थे। तो सबसे पहला चैलेंज क्या है? इंफॉर्मेशन असिमेट्री टू सिटीजन, इसको बोलते हैं अनबैलेंस इंफॉर्मेशन। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? ओके। देन सेकंड वाला अगर हम देखते हैं, नो प्रॉपर फोरम फॉर ग्रीवेंस रिड्रेसल फॉर कंज्यूमर। कस्टमर कहां जाए अपने ग्रीवेंस को लेके, कंज्यूमर कहां जाए, उसका कोई प्रॉपर फोरम नहीं था। नेक्स्ट अगर हम देखें तो जो ट्रांजैक्शन है वो किसको ज्यादा फेवर कर रहा है? प्रमोटर को ज्यादा फेवर कर रहा है, ये भी एक चैलेंज था। देन abuses and malpractice, गलत प्रैक्टिसेस। देन डिले इन कंप्लीशन, बहुत डिले होता था
प्रोजेक्ट का डिले होना बहुत कॉमन था। तो ये सारे चैलेंज थे रेरा के सामने। तो अगर आपको इस टाइप के क्वेश्चन अगर आएंगे और आपको ऑप्शन दिया गया कि चैलेंजेस बिफोर रेरा, तो आपको जो ऑप्शन दिया है उसमें से ही आंसर देना। अगर आपको ऑप्शन में दिया है ब्लैक मनी, क्या दिया है, तो अब आपको देखना है कि इनमें से किसी का एग्जाम्पल ब्लैक मनी बनता है क्या। जैसे अभी इसका तो नहीं एग्जाम्पल है, इसमें किसमें, हाँ, अब यहाँ पे मैल प्रैक्टिसेस वर्ड है, क्या वर्ड है वहां पे, मैल प्रैक्टिसेस में ब्लैक मनी आ जाएगा। तो अगर कोई भी आपको ऐसा एग्जाम्पल दिया तो आपको थोड़ा सोचना है कि ये किसमें फिट होगा, किसका एग्जाम्पल बोल सकता है। जैसे अगर ऑप्शन में दिया गया है कि अनजस्टिफाइड कैंसिलेशन ऑफ अलॉटमेंट या टर्मिनेशन ऑफ अलॉटमेंट, या बिल्डर अपनी मर्जी से टर्मिनेट कर देता अलॉटमेंट। अब ये डायरेक्ट ऑप्शन में तो दिया नहीं है, अब किसी का एग्जाम्पल बनता है क्या वो देखते हैं। तो अब एग्जाम्पल में अगर आप देखोगे तो दो एग्जाम्पल में बैठ सकता है। एक तो लूप साइडेड एंड हेवीली, ज्यादा जो ट्रांजैक्शन है वो किसको फेवर करता है, बिल्डर, मतलब सारा पावर बिल्डर के हाथ में है। और दूसरा ये है अब्यूजेस एंड मैल प्रैक्टिसेस, ये टाइप का अब्यूज भी है। अब अगर आपको ऑप्शन में आता है वन साइडेड क्लॉजेस इन एग्रीमेंट, तो ये वन साइडेड एग्रीमेंट इन जो वन साइडेड क्लॉजेस इन एग्रीमेंट, अब ये किसके एग्जांपल में आ सकता है, तो ये भी जो है आपको यहाँ पे आता है, ठीक है, वन साइडेड, क्योंकि वो बिल्डर के हाथ में पावर होता है ना, एग्रीमेंट कौन फ्रेम करता है, उसके क्लॉजेस कौन फ्रेम करता है। सर अभी तो फिलहाल वन साइडेड एग्रीमेंट तो बंद हो गया। नहीं, ये पहले की बात है, चैलेंजेस बिफोर रेरा। ये रेरा के सामने जो है चैलेंजेस क्या क्या था, जब रेरा एक्ट को लाया जा रहा था तो उस टाइम पे क्या क्या चैलेंजेस थे, तो उस टाइम की बात हो रही है। जैसे पहला पॉइंट है इंफॉर्मेशन और सिमेट्री टू सिटीजन। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिया है ना, डायरेक्ट आपको एग्जाम में नहीं रहेगा, उसका एग्जाम्पल रहेगा। तो आपको देखना है कि एग्जाम्पल, जैसे फॉर एग्जाम्पल लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, लैक ऑफ डॉक्यूमेंट नॉलेज अबाउट द प्रोजेक्ट। जो प्रोजेक्ट के लिए डॉक्यूमेंट होते थे, चाहिए थे गो थ्रू करने के लिए, वो नहीं मिलते थे, तो आपका किसमें आ जाएगा, फर्स्ट पॉइंट में। तो दो चीज आपको याद रखना है, या तो एग्जैक्ट देखना है कि वो पॉइंट होना चाहिए, या तो आपको देखना चाहिए कि उसका एग्जाम्पल होना चाहिए। अगर दोनों भी नहीं है तो फिर आपको उसको आंसर मार्क नहीं करना है। आएगा समझ में, आगे मैं आपको एमसीक्यू भी प्रैक्टिस कराऊंगा तो आपको वहां से और समझ आ जाएगा। तो ये आप लोग वहां पे लिख लेना है, चैलेंजेस बिफोर रेरा, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग देखते हैं आगे, this is about third chapter, coming to third chapter। यहाँ पे आप देखोगे हम लोग की पिलर्स की बात करते हैं। टोटल कितने पिलर्स है महारेरा के, मतलब ये महारेरा जो पूरा काम कर रहा है ये इन्हीं 5 पिलर पे काम कर रहा है। अगर ये 5 की पिलर जो है अगर ये नहीं है तो फिर ये जो महारेरा का जो काम करने का जो पूरा प्रोसेस है वो काम नहीं कर पाएगा एफिशिएंटली। तो उसमें सबसे पहला जो पिलर है वो क्या है, ट्रांसपेरेंसी। सेकंड, व्हाट इज सेकंड, अकाउंटेबिलिटी। नेक्स्ट तो ये 5 अलग अलग की पिलर है। ओके, अब हम लोग यहाँ पे एक एक को डिस्कस करेंगे कि आपका जो पहला की पिलर है उसके अंदर क्या क्या पॉइंट्स आएंगे। जैसे फर्स्ट वाला जो आपका की पिलर है दैट इज ट्रांसपेरेंसी। तो अभी हम लोग उसके नीचे देखते हैं ट्रांसपेरेंसी में क्या क्या चीजें आ जाती है। तो इफ यू सी ट्रांसपेरेंसी में ये सारी चीजें कवर हो जाती है। जैसे यहाँ पे सैंक्शन प्लान को दिखाना हो गया, ओके, प्रपोज नंबर ऑफ बिल्डिंग बताना, स्टेज वाइज कैसे प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा उसके बारे में बताना, ऑर्डरली अपडेट, लिस्ट ऑफ नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ अपार्टमेंट के बारे में बताना, ऑर्डरली अपडेट, कवर्ड पार्किंग और गैराजेस के बारे में बताना। ये सारी चीजें जो है ये ट्रांसपेरेंसी के अंदर कवर होती है। अब एग्जाम में आपको ट्रांसपेरेंसी से रिलेटेड अगर पॉइंट्स पूछेगा तो जो पॉइंट ट्रांसपेरेंसी में वही वहां पे चेक करना है आपको। हो सकता है कि वो फाइनेंशियल डिसिप्लिन का पॉइंट आपको दिया है और वो ट्रांसपेरेंसी में पूछ रहा है,
तो आपको ये देखना है। जैसे फाइनेंशियल डिसिप्लिन में क्या आएगा, 10% से ज्यादा प्रमोटर नहीं ले सकता जब तक वो एग्रीमेंट रजिस्टर ना कर दे। तो ये पॉइंट तो सही है, बट ये किसके लिए सही है? फाइनेंशियल डिसिप्लिन के लिए सही है, ट्रांसपेरेंसी के लिए सही नहीं होगा। तो पॉइंट ऑप्शन दिया है ये वाला, पूछ रहा है ट्रांसपेरेंसी में, तो ये अपने को मिसमैच नहीं होना चाहिए। इसी तरीके से अगर आपको ऑप्शन में इस तरीके से पूछ रहा है, क्वार्टरली अपडेट लिस्ट ऑफ ओपन पार्किंग, तो अब आपको पकड़ना है कि वहां पे ओपन पार्किंग वर्ड है, उसके बारे में अपडेट देने के लिए आपको बोला है क्या? आपको किस बारे में अपडेट देने बोला है? कवर्ड पार्किंग के बारे में। तो ये ओपन पार्किंग अगर ऑप्शन में पूछा है तो अब ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि ओपन पार्किंग और कवर्ड पार्किंग अलग अलग चीज है कि नहीं? अपडेट देने के लिए क्वेश्चन में बोल रहे हैं क्या? इंफॉर्मेशन देना अलग चीज है। अगर आपको ऑप्शन में ऐसा बोला है कि आप जो है ओपन पार्किंग के बारे में नॉलेज बताओ या इंफॉर्मेशन दो, तो ये अलग चीज है। इंफॉर्मेशन देने का मतलब है कि ओपन पार्किंग कितनी है प्रोजेक्ट के अंदर, लेकिन ये एक ही बार दी जाएगी ना, इसको अपडेट करने की जरूरत नहीं है। अपडेट किसको किया जाता है कि भाई हमारा इतना कवर्ड पार्किंग है, उसमें से इतना सेल हो गया, अभी इतना बचा है, अब इतना सेल हो गया है, इतना बचा है, अब इतना सेल हो गया, इतना बचा है, ये अपडेट होता है। तो अपडेट देना और इन्फॉर्म देना, इंफॉर्मेशन देना, दोनों अलग अलग चीज है, तो दोनों को मिक्स नहीं करना है हमें। तो हम लोग क्या करते हैं, ये छोटे छोटे वर्ड्स पे ध्यान नहीं देते। हम लोग को लगता है ये तो अपडेट बोला है या तो ये इन्फॉर्म करने बोला है। तो ओपन पार्किंग के बारे में अगर आ रहा है तो वो इन्फॉर्म करना है कि हमारे प्रोजेक्ट में ओपन पार्किंग है या नहीं है। मान लो फॉर एग्जांपल, अगर कोई प्रोजेक्ट में ओपन पार्किंग है ही नहीं, तो ऐसा भी हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि हर प्रोजेक्ट में ओपन पार्किंग होना ही चाहिए। अभी बड़े बड़े टावर में पोडियम पार्किंग होता है, वो सब कवर्ड पार्किंग में आता है, ओपन पार्किंग नहीं होता है वहां पे। तो अब वहां पे ओपन पार्किंग है नहीं है, ये प्रमोटर को बताना जरूरी है। क्यों? क्योंकि उसको ये समझ अगर आ जाता है कि भाई ओपन पार्किंग तो नहीं है, तो मतलब मुझे कवर्ड पार्किंग लेना पड़ेगा, तो मतलब मुझे अलग से 10 लाख देना पड़ेगा। तो वो डिसाइड करे ना फिर कि उसे लेना है नहीं लेना है। हो सकता है कि बाजू में कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट होगा जहाँ पे ओपन पार्किंग उसको मिल जा रहा है, तो ओपन पार्किंग का सेपरेटली पैसा तो देना नहीं है, लेकिन अगर कवर्ड पार्किंग है तो उसका सेपरेट पैसा भी लगेगा। भले उसको ना बताया गया है कितना लगेगा, बट लगेगा तो इसीलिए यहाँ पे इन्फॉर्म करना जरूरी हो जाता है। ओपन पार्किंग है या नहीं है उसका इन्फॉर्म करो, लेकिन अपडेट करने की जरूरत नहीं ओपन पार्किंग के बारे में, क्योंकि ओपन पार्किंग एक ही बार आपको बताना है, मतलब मालूम पड़ जाता है प्रोजेक्ट में कि ओपन पार्किंग है या नहीं है। लेकिन अपडेट का मतलब है जैसे अभी कितना फ्लैट सोल्ड आउट हो गया है, इसका अपडेट करते रहना है। कितने यूनिट्स बुक हो चुके हैं, इसका अपडेट करना है। कितने यूनिट्स का एग्रीमेंट रजिस्टर्ड हो गया है। अब अगर आपको ऐसा ऑप्शन में दिया है अपडेट अबाउट कैंसिलेशन ऑफ यूनिट्स, कितने यूनिट्स कैंसिल हुए उसका अपडेट देना। अब आपको लगेगा कि ये भी सही चीज है ना, बताना चाहिए ना कौन सा कैंसिल हुआ है, बट आपको दिया है कि यहाँ पे, तो इसलिए आपका आंसर नहीं होगा। तो ऐसा गलत गड़बड़ में मत कर देना वहां पे। आई बात समझ में? हमें सोचना है वहां पे, लेकिन हमें विद इन बाउंड्री सोचना है, बाउंड्री के बाहर जाके हमें नहीं सोचना है, नहीं तो इसी तो फिर हर चीज हम लोग रिलेट कर देंगे। तो यहाँ पे अपडेट करने के लिए बोला है कितने बुक हुए, कितने सेल हुए, कितने कैंसिल हुए, ये अपडेट करने के लिए नहीं बोला गया है, तो इसीलिए ये हमारा आंसर नहीं है। ओके, इसी तरीके से ये सारा ट्रांसपेरेंसी के पॉइंट्स है वो आपको दिख जाएंगे। एक बार उसको सिंपली गो थ्रू करोगे तो आपको समझ आ जाएगा। देखो इसको कैसा है ना, ये जब आप पढ़ते हो इसको कैसा पढ़ना है आपको मैं बताऊं। अब यहाँ पे देखो 10 पॉइंट्स दिए हुए, तो ये 10 के 10 पॉइंट्स आपको याद नहीं रहेंगे। 10 के 10 पॉइंट याद रहेंगे क्या? नहीं याद रहेंगे। तो क्या करना है, इसको कैसे याद करना है, इसको कैसे समझना है। उसको पहला पॉइंट को सैंक्शन प्लान, लेआउट प्लान, स्पेसिफिकेशन अप्रूव्ड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। अब सोचो कि ये देना चाहिए देना नहीं चाहिए। तो ये जो सिंपल लग रहा है सैंक्शन प्लान तो बताना चाहिए ना, इसमें क्या नया क्या है, ये तो होना ही चाहिए। कुछ नया है क्या इसमें? नहीं। तो ये चीज तो हमारे माइंड में बैठी है, उसको छोड़ दो। फिर दूसरे पे जाओ, तीसरे पे जाओ, उसमें ऐसा कोई पॉइंट देखो जो आपको चौंका रहा है क्या। अगर कोई ऐसा पॉइंट दिख जाता है जिससे आप चौंक जाते हो कि अरे ये भी है क्या, तो उसको याद करना, क्योंकि आपका माइंड जो है उसके लिए रेडी नहीं है।
बाकी तो आपको समझ में आ गया, हाँ ये तो होगा, ये तो होगा, ये तो होता है ना। कभी कभी हम लोग ऐसा पढ़ते हैं तो हमें कुछ अद्भुत चीज लगती है, अरे ऐसा भी होता है, ये भी हो सकता है। तो जो ऐसा जब चौंकने वाली बात आएगी तो वो पॉइंट को हमें 2-3 बार पढ़ना है और उसको समझना है और उसको याद रखना है, क्योंकि बाकी तो हमें ऐसे भी समझ में आ गया, ये तो है, ये तो है, क्वार्टरली अपडेट करना, ये तो सही बात है, होना चाहिए। लेकिन ऐसा कोई पॉइंट आ रहा है जो हमें चौंका रहा है तो उसको 2-3 बार पढ़ो और ध्यान में रखना। अभी जैसे लास्ट पॉइंट देखेंगे, एडवर्टाइजमेंट और प्रोस्पेक्टस इशूड और पब्लिश बाय प्रमोटर शाल मेंशन प्रोमिनेंटली वेबसाइट एड्रेस ऑफ महारेरा और डिटेल्स। ये पता है, महारेरा का वेबसाइट डिटेल भी देना है, महारेरा का नंबर देना है, बारकोड देना है, ये सब हमें पता है। लेकिन अगर कोई ऐसी चीज है जो नहीं पता है तो उसको हमें ध्यान रखना। अब यहाँ पे जब आप ये पढ़ोगे तो डेवलपर हैज टू ऑब्टेन कंसेंट ऑफ एटलीस्ट 2/3 अलॉटी। अब ये चीज हो सकता है नहीं पता होगी, या ये पता होगा कि कंसेंट लेना है बट 2/3 लेना है ये नहीं पता होगा। तो अब आपको यहाँ पे 2/3 जो है उसको आपको राउंड कर देना है कि भाई 2/3 कंसेंट लेना है। अब मैंने बीच में एमसीक्यू में 1/3 का ऑप्शन डाला था, तो काफी लोगों ने वो 1/3 का ऑप्शन जो है वो टिक किया, तो ध्यान नहीं रहता है कभी। तो इस तरीके से जो है आपको कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है एग्जाम के टाइम। तो इसीलिए ऐसे कोई नंबर है, कोई फैक्ट है तो उसको एक बार राउंड करना है, उसको एक बार ध्यान में रखना है। इसी तरीके से अब यहाँ पे आप देखोगे द डेवलपर हैज टू ऑब्टेन कंसेंट ऑफ एटलीस्ट 2/3 ऑफ अलॉटी, और ये जो है कब करना है, थर्ड पार्टी राइट्स। एक तो कोई मेजर एडिशन अल्टरेशन करेगा तब लेना है 2/3 कंसेंट, और अगर थर्ड पार्टी राइट्स क्रिएट कर रहे हैं, किसी मेजर इन्वेस्टर को अपने प्रोजेक्ट में अगर इन्वॉल्व कर रहा है तो वहां पे भी 2/3 कंसेंट लेना है। अब यहाँ पे मैंने आपको आसानी के लिए आगे सेक्शन भी लिख दिया है, ये आपके हैंडबुक में लिखा हुआ नहीं है, ये ऊपर से लिखा है मैंने। तो अगर आपके हैंडबुक में नहीं लिखा हुआ तो आप वहां पे लिख सकते हो कि ये जो है कहां पे किस सेक्शन में बताया गया है, तो सेक्शन 15 में ये बात बताई गई है। तो ये सारे ट्रांसपेरेंसी के पॉइंट्स हैं। अभी हम लोग आगे देखते हैं अकाउंटेबिलिटी के पॉइंट्स। अभी अकाउंटेबिलिटी पहले देखते हैं हम लोग। अकाउंटेबिलिटी में जो है, जो प्रमोटर होता है, जो बिल्डर होता है, ठीक है, उसकी सारी जिम्मेदारी होती है प्रोजेक्ट की। कुछ लोग ऐसे सवाल करते हैं कि जिस तरीके से हम लोग एजेंट हैं, हमें ट्रेनिंग करना होता है, हमें एग्जाम पास करना होता है, इसी तरीके से जो बिल्डर की जो सेल्स टीम होती है, जो उनके जो सेल्स स्टाफ होते हैं, उनको ये ट्रेनिंग ये एग्जाम कंपलसरी है क्या? आया समझ? तो हमें लगता है कि हमें इतनी सारी बातें पता होना चाहिए, तो उन्हें भी पता होना चाहिए। तो उनके लिए जो है ऐसा कंपलसरी नहीं है। जो बिल्डर की सेल्स टीम होती है उसके लिए कोई ट्रेनिंग कोई एग्जाम देना कंपलसरी नहीं है। अब ऐसा क्यों, उसके पीछे रीजन समझो। जो सेल्स टीम में जो बंदा बैठा है, उसने अगर कुछ गलत किया तो उसकी जिम्मेदारी उस पे जाएगी कि बिल्डर के ऊपर जाएगी? आएगा समझ में? अगर कोई भी गलत काम अगर हो रहा है उसके स्टाफ से, तो अल्टीमेट जो जिम्मेदारी है, जो रेस्पॉन्सिबिलिटी, तो बिल्डर को बियर करना है। अब वो तो बिल्डर को समझना है कि किसको रखना है, ट्रेंड स्टाफ को रखना है या ट्रेंड को रखना है। क्योंकि गलत अगर काम होगा तो वो तो बिल्डर को फाइन लगेगा, उसको थोड़ी स्टाफ को फाइन लगेगा। जब रेरा में कंप्लेन किया जाता है तो वहां पे बिल्डर को आना पड़ता है, वहां पे वो एम्प्लॉय को नहीं बुलाया जाता है। अगर एम्प्लॉय ने फ्रॉड किया तो वो प्रमोटर जो है रेरा को ये सब नहीं बता सकता है कि मेरे एम्प्लॉय ने फ्रॉड किया है, ये मैं एम्प्लॉय को पकड़ के लाया, वैसे पूछो। वो सबसे बात नहीं होती है, डायरेक्ट प्रमोटर से बात किया जाता है। प्रोजेक्ट के ऊपर कोई भी कंप्लेन अगर गया है तो उसका सवाल का जवाब जो है वो प्रमोटर से लिया जाता है, ना कि किसी भी स्टाफ से, किसी भी एम्प्लॉय से। इसीलिए वहां पे डायरेक्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो बिल्डर की आ जाती है। इसीलिए बिल्डर के जो सेल्स टीम होती है उनको कोई ट्रेनिंग और एग्जाम देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी उन्हें ये जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए कि अगर कुछ गलत अगर होता है तो आपको वैसे भी भरपाई उसकी करनी पड़ेगी। तो सेल्स टीम जो है वो एजेंट नहीं है। एजेंट होना
और एजेंट नहीं होना उसमें फर्क है। जो सेल्स टीम है ना, भले से जो सेल्स टीम काम कर रही है वो आप भी काम कर रहे हो, ऐसा कुछ जगहों पे हो सकता है, बट यहाँ पे जिम्मेदारी की बात है। जैसे अगर प्रोजेक्ट डिले हुआ है या प्रोजेक्ट के बारे में अगर इंफॉर्मेशन गलत दी गई है, ठीक है, तो जो एजेंट की जो जिम्मेदारी है वो रेस्ट्रिक्टेड जिम्मेदारी है। एजेंट की जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो रेस्ट्रिक्टेड रेस्पॉन्सिबिलिटी है। वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी वो डायरेक्ट एजेंट के ऊपर आने वाली है। अगर उसने मिस इन्फॉर्मेशन दिया है, उसने अगर कुछ बढ़ा चढ़ा के अपनी तरफ से बोला है या ऐसी कोई चीज बताया है जो नहीं बताना चाहिए, जो बताना चाहिए वो नहीं बताया है, तो ऐसे सवाल कर सकते हैं। लेकिन जो सेल्स टीम है वो जो भी एक्ट कर रहा है वो इनडायरेक्टली ये माना जाता है कि ये बिल्डर ने किया, लेकिन आपने जो एक्ट किया ये नहीं माना जाएगा कि इनडायरेक्टली बिल्डर ने किया। तो एजेंट के पास जो फंक्शंस है वो रेरा ने ऑलरेडी जो है डिस्क्राइब किए, तो उस फंक्शंस पे देखा जाएगा कि किसी एजेंट ने अपने जो फंक्शंस है उसको पूरा किया या नहीं किया। अगर किसी भी एजेंट के अगेंस्ट में कंप्लेंट कोई फाइल करता है तो अब यहाँ पे सामने वाले को लगेगा कि मेरे साथ गलत किया इस एजेंट ने। अब वहाँ पे कुछ पैरामीटर होना चाहिए ना, जहाँ पे पैरामीटर से हम ये चेक कर सकेंगे वाकई में गलत हुआ है या नहीं हुआ है। तो वहाँ पे पैरामीटर क्या है? पैरामीटर ये एक्ट में दिया गया है सेक्शन 10। सेक्शन 10 में जो है फंक्शंस दिए गए कि एजेंट के क्या क्या फंक्शंस है। देन रूल नंबर 17 में दिया है अदर फंक्शंस ऑफ एजेंट्स, तो वहाँ पे पता चलता है क्या क्या फंक्शंस है। तो जो फंक्शंस ऑफ एजेंट्स है उसमें देखा जाएगा, ऑब्लिगेशन है उसमें देखा जाएगा, और उसके हिसाब से डिसाइड किया जाएगा कि एजेंट ने गलत किया है या नहीं किया। लेकिन सेल्स टीम ने अगर गलत किया है तो वहां पे जो है प्रमोटर के ऊपर डायरेक्ट जिम्मेदारी आती है। जो प्रमोटर की जिम्मेदारी है वो सेल्स टीम की जिम्मेदारी है। तो इसीलिए दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। तो हमें इस दोनों को अलग अलग चीज रखना है, तो खुद को हमें जो है सेल्स टीम से कंपेयर नहीं करना। ओके, तो ये अकाउंटेबिलिटी का पार्ट हो गया। नेक्स्ट हम लोग आते हैं फाइनेंशियल डिसिप्लिन पे। फाइनेंशियल डिसिप्लिन की अगर हम लोग बात करें तो हमें सबको पता है कि 10% से अगर बिल्डर ने ज्यादा चार्ज करना है तो उसे पहले क्या करना होगा? एग्रीमेंट रजिस्ट्रेशन करना। अब अगर मैं ये बोलता हूं कि क्या बिल्डर 5% लेने के बाद, ध्यान से सब लोग सुनना है, अगर मैं ये बोलता हूं कि क्या बिल्डर 5% लेने के बाद एग्रीमेंट रजिस्ट्रेशन कर सकता है, तो आपका क्या आंसर होगा? कर सकता है। आए बात समझ में? तो यहाँ पे कितने पे कर सकता है, इसी कोई लिमिट नहीं है। आए बात समझ में? हाँ, बट वो लिमिट किस चीज की है कि 10% से ज्यादा अगर उसको लेना है तो रजिस्टर पहले करना पड़ेगा। बट इसका मतलब ये नहीं है, बहुत लोगों को उसका मतलब ऐसा लग जाता है कि आप 10% लेने के बाद ही एग्रीमेंट रजिस्टर होगा। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं बोला गया एक्ट में कि 10% लेने के बाद एग्रीमेंट रजिस्टर करो। जो सेंटेंस है, सेंटेंस को अगर आप ध्यान दोगे तो क्या बोला है? प्रमोटर शैल नॉट एक्सेप्ट मोर देन 10%। ठीक है ना? तो इस तरीके से बोला गया कि प्रमोटर 10% से ज्यादा नहीं ले सकता है जब तक कि वो एग्रीमेंट रजिस्टर ना कर दे। तो इसका मतलब ये नहीं कि अब 10% लेके ही एग्रीमेंट रजिस्टर होगा। एग्रीमेंट रजिस्टर जो है वो 1%, 2% इस पे भी वो चाहे तो वो कर सकता है। तो जो सेंटेंस है उसका जो मीनिंग बनता है ना, वो अपने को ध्यान देना है और ऑप्शंस में उसी हिसाब से फिर अपने को आंसर देना। तो ये फाइनेंशियल डिसिप्लिन का एक पार्ट हो गया। देन सेकंड फाइनेंशियल डिसिप्लिन का पार्ट हमें पता है कि प्रमोटर को जो है एस्क्रो अकाउंट मेंटेन करना होता है, जहाँ पे 70% जो भी फंड अगर आता है तो उसे उस एस्क्रो अकाउंट में मेंटेन करना जरूरी है। तो ये भी फाइनेंशियल डिसिप्लिन का एक पार्ट है। देन थर्ड क्या है? उस एस्क्रो अकाउंट में से वो जो विथड्रॉ करेगा तो वो अपनी मन मर्जी से विथड्रॉ नहीं कर सकता है। उसको कितना विथड्रॉ करना पड़ेगा? इन प्रोपोर्शन टू द परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट। और यहाँ पे मैंने आप लोगों के अंडरस्टैंडिंग के और एक चीज ऐड किया है। अगर आपके पास वहां पे ऐड नहीं है तो आप लिख सकते हो कि बेसिकली फॉर्म 1, 2, 3 ये प्रमोटर को जो है बैंक में जमा करना होता है।
और तब जाके वो एस्क्रो अकाउंट से पैसा को विड्रॉ कर सकते हैं। देन नेक्स्ट, promoter to compensate buyer for any false or incorrect statement with full refund। अगर कोई ऐसा केस बनता है या ऐसा केस अगर सामने आता है जहां पे गलत स्टेटमेंट दिया गया है या झूठ बोला गया है, फॉल्स और इनकरेक्ट, तो ऐसे केस में जो है अब बिल्डर को क्या करना होगा, पूरा का पूरा पैसा रिफंड करना होगा अलॉन्ग विद इंटरेस्ट। बट ये किस केस में होगा, इनकरेक्ट स्टेटमेंट या फॉल्स स्टेटमेंट। अब मान लो कोई अगर बुकिंग कैंसिल होती है तो कहीं पे बुकिंग कैंसिल होने के बाद में जो है कुछ अमाउंट पे फॉरफिट करना होता है बिल्डर ने। वहां पे बिल्डर ने कितना फॉरफिट करना होता है वो बुकिंग फॉर्म में लिखा हुआ होता है। अब जो बुकिंग अमाउंट कितना फॉरफिट होगा जो लिखा हुआ है वो डिपेंड करता है कि कैंसिल जो बुकिंग हुआ है वो क्यों हुआ है, क्योंकि कैंसिल होने के पीछे बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। अगर मान लो आपका फंड अरेंज नहीं हो रहा है और आप कैंसिल कर रहे हो तो ये अलग रीजन हो गया। और मान लो आपको जो है पोजीशन के बारे में बोला गया था कि 1 साल में ही पोजीशन दिया जाएगा और बाद में आपने उस बात पे जो है बुकिंग कर लिया। बुकिंग करने के बाद में आपको वहीं से पता चला कि रेरा में तो 3 साल के बाद की डेट है, अब आप कैंसिल कर रहे हो तो ये भी कैंसिलेशन में ही आएगा। बट ऐसा जब आप कैंसिल करोगे तो ऐसे कैंसिलेशन में कोई भी अमाउंट डिडक्ट नहीं होगा, क्योंकि ये जो आप कैंसिल कर रहे हो ये आपका जो है सेक्शन 12 में कवर होता है। क्योंकि सेक्शन 12 क्या बोल रहे हैं, प्रमोटर टू कॉम्पनसेट बायर फॉर एनी फॉल्स और इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो उसको जो है फॉल्स स्टेटमेंट दिया गया है। बट यहाँ पे वाकई में आपको बोला है नहीं बोला है ये प्रूफ करना है, ठीक है। लेकिन सर ऑनलाइन में कस्टमर आज की तारीख में जा रहे हैं, झूठ पूछते ही नहीं है कि लेना आपका कब तक रजिस्ट्रेशन। अभी देखो यहाँ पे कैसा है कि सबसे पहली चीज है कि आपको पता होना चाहिए। अब वो कैसे आपको प्रूफ करना है इसमें मैं भी नहीं जाऊंगा, इसके बहुत सारे रास्ते हैं, बहुत सारे तरीके हैं, बट अभी हम लोग को यहाँ पे रेस्ट्रिक्ट होना है, ठीक है। अब वो आगे का आप लोग का दिमाग चला है कि कैसे आपको प्रूफ करोगे, कैसे लोगे, कैसे करोगे। तो ये सेक्शन 12 में आपको ये कवर हो जाता है, तो ये चीज को आपको ध्यान में रखना है। देन उसके बाद में जो एस्क्रो अकाउंट है उसको ऑडिट करना कंपलसरी होता है और वो ऑडिट करने के बाद में वो ऑडिट रिपोर्ट सबमिट भी करना होता है। उसका टाइमलाइन क्या होता है सबमिट करने का, 30 सितंबर से पहले उनको जो है वो ऑडिट रिपोर्ट जमा करना होता है। देन नेक्स्ट अगर आप देखोगे प्रोविजन फॉर महारेरा टू फ्रीज प्रोजेक्ट बैंक अकाउंट अपॉन नॉन कंप्लायंस, इसी तरीके से यही जो एस्क्रो अकाउंट है उसको फ्रीज भी किया जा सकता है। किस किस में फ्रीज किया जा सकता है, अगर रेरा के जो भी प्रोविजंस है एक्ट है उसको अगर कंप्लायंस नहीं किया जा रहा है, अगर उसके अगेंस्ट में किया जा रहा है काम, गलत काम किया जा रहा है, तो ऐसे केस में जो है अकाउंट फ्रीज भी होता है। और मैंने ट्रेनिंग के टाइम पे आप लोगों को रेरा के वेबसाइट पे लेके जाके काफी ऑर्डर भी दिखाए थे जहाँ पे एक्चुअल में अकाउंट फ्रीज हुआ है। तो ये हो जाता है ये, और एक बार अकाउंट फ्रीज हो गया तो फिर जब तक के वो सारे कंप्लायंसेस पूरे नहीं हो जाते हैं तब तक उनका अकाउंट जो है वो वापस से एक्टिव नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट ये बेसिकली फाइनेंशियल डिसिप्लिन के पॉइंट्स हैं, तो आपको ध्यान में रखना है कि आपके ट्रांसपेरेंसी में क्या पॉइंट्स हैं, फाइनेंशियल डिसिप्लिन के क्या पॉइंट्स हैं, जंबल नहीं करना है। देन नेक्स्ट आता है कस्टमर सेंट्रिसिटी। कस्टमर सेंट्रिसिटी में अगर आप देखोगे तो सबसे इंपॉर्टेंट है आपका कोई भी एडिशन अल्टरेशन अगर कर रहा है प्रमोटर तो उसके लिए क्या कंडीशन है, 2/3 अलॉटरी का कंसेंट लेना जरूरी है। और ये किस सेक्शन में बोला गया है, तो आपके आसानी के लिए मैंने सेक्शन भी यहाँ पे मेंशन किया है, तो अगर आपके बुक में मेंशन नहीं तो आपको लिख लेना है। सेक्शन 14 में ये चीज जो है कवर हो गई है। देन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर प्रमोटर ने डिले कर दिया प्रोजेक्ट कंप्लीट करने में, पोजीशन देने में अगर डिले किया गया, तो अगर डिले हो जाता है तो कस्टमर के पास कितने ऑप्शन है,
दो ऑप्शन है। अगर कोई प्रोजेक्ट डिले हो गया है तो कस्टमर के पास दो ऑप्शन है। तो सबसे पहले तो ये समझना है कि डिले हुआ है नहीं हुआ है वो हम कैसे चेक करेंगे। तो डिले हुआ है नहीं हुआ है कैसे चेक करेंगे आप? रेरा नहीं, एग्रीमेंट डेट आप देखोगे। सबसे पहले आप रजिस्टर्ड एग्रीमेंट की डेट देखोगे कि वो डेट क्रॉस हुई है। दूसरा, अगर रजिस्टर्ड एग्रीमेंट नहीं है तो अलॉटमेंट लेटर देखोगे कि अलॉटमेंट लेटर का डेट क्रॉस हुआ है नहीं। अगर अलॉटमेंट लेटर भी नहीं है तो आप जाके रेरा की डेट देखिए। अगर डेट क्रॉस हो गई है तो आप जो है सेक्शन 18 में कवर हो जाते हैं। सेक्शन 18 में कवर होने के बाद में आपके पास दो ऑप्शन आ जाता है। ऑप्शन नंबर 1, आपको एग्जिट करना है। आप अगर प्रोजेक्ट में एग्जिट करना चाहते हो कर सकते हो। पूरा पैसा आपको रिफंड मिलेगा अलॉन्ग विद इंटरेस्ट। और ये जो पूरा पैसे की मैं बात कर रहा हूँ, जो पूरा पैसा, स्टैंप ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन, जीएसटी सब मिलेगा अलॉन्ग विद इंटरेस्ट। ये किस केस में? अगर आप एग्जिट कर रहे हो। दूसरा, आप कंटिन्यू करना चाहते हो। अब ऐसे टाइम पे अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हो तो अब आपको जो है मंथली इंटरेस्ट मिलेगा। क्या मिलेगा आपको? मंथली इंटरेस्ट। अब मैं एग्जांपल के लिए मैं आपको समझा देता हूं कि वो मंथली इंटरेस्ट कितना हो सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर 1 करोड़ का फ्लैट है तो आपको रेरा की तरफ से अगर ऑर्डर होता है तो आपको मंथली इंटरेस्ट जो है वो 90,000 रुपए मिलेगा। ठीक है, तो एक्चुअल में जो 10.75% बनता है, ओके, तो मतलब साल का आपको 11.5 लाख रुपए मिलेगा। उसको आप 12 से डिवाइड कर दो तो मंथली आपको 95,000 कुछ बन के आता है। तो ये 95,000 रुपए आप समझ सकते हो महीने का अगर बिल्डर से मिलता है तो कितना बड़ा अमाउंट है। तो आप तो चाहोगे 10 साल तक जी ना पोजीशन। सर अगर वो 1 CR का पेमेंट किया है तो हाँ, तो यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखना है कि नॉर्मली क्या होता है, ये पेमेंट के ऊपर होता है कि आपने कितना पेमेंट किया है उसके ऊपर कैलकुलेशन होता है। ऐसा नहीं कि आपने 10 लाख रुपए दिया, इंतजार कर रहे हो 90,000 रुपए मिलेगा। ठीक है, पेमेंट के ऊपर आएगा। यहाँ पे रीडेवलपमेंट की बात नहीं हो रही है। रीडेवलपमेंट कस्टमर के लिए रेरा में कवर नहीं होता है। ठीक है, एक और इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पे जो हमें ध्यान रखना है, जो आपको आसानी के लिए मैं बता दूं कि अगर आपको मालूम है कि प्रोजेक्ट 100% डिले होने वाला है, जैसे फॉर एग्जांपल एक 20 फ्लोर की टावर, अब वो 20 फ्लोर में जो है 10 ही फ्लोर अभी कवर हुआ है और एग्रीमेंट की जो पोजीशन डेट है वो 6 महीने के बाद की है, तो अभी 10 फ्लोर और खड़ा करना है, उसके बाद एनओसी लेके आना है, फिर ओसी लेके आना है, तो ये 6 महीने में तो पॉसिबल ही नहीं है। तो ऐसे केस में आपको 6 महीना इंतजार नहीं करना है कंप्लेंट फाइल करने का। अब आप सोचोगे सर ने बोला था एग्रीमेंट डेट क्रॉस होगी उसके बाद कंप्लेंट फाइल होगा, ऐसा नहीं है। अगर आप बहुत श्योर हो, ये चीज 100% कंफर्म है कि ये डिले होएगा ही क्योंकि 6 महीना बाकी और इतना प्रोजेक्ट, तो आप जो है वो 6 महीना पहले भी कंप्लेंट फाइल कर सकते हो। क्योंकि वैसे भी कंप्लेंट फाइल करने के बाद में ऐसा नहीं है, इतना हमारा सिस्टम इतना अच्छा नहीं, इतना फास्ट नहीं है कि आज आप कंप्लेंट फाइल करोगे परसों बुला लेंगे आपको कि भाई क्या अन्याय हुआ आपके साथ बताओ। तो उसमें टाइम लगता है, तो वो बोर्ड पे आते आते 3 महीना 4 महीना ऐसे ही निकल जाता है। दूसरी अच्छी बात ये है कि काफी लोग हैं, मुझे काफी कस्टमर्स लोग, काफी हमारे एजेंट साथी भी हमें कॉल करते हैं, तो किसी का कोई डीले वगैरह हो जाता है तो कॉल करते हैं, सर इनका डीले हुआ क्या करना है, कैसे करना है। तो अब एक सवाल जो लोग पूछते हैं कि सर ये ऑर्डर आने में कितना टाइम लगेगा, तो अब मैं बताता हूँ कि ऑर्डर जो है आपका 1.5-2 साल में आएगा। तो आदमी ये सुन के डर जाता है, बता रहे यार ये 2 साल तक कौन इंतजार करेगा। ठीक है, अब ये देखो क्या होता है इसके अंदर। मान लो आपने बिल्डर के पास में 80 लाख रुपए पेमेंट कर दिया है, आपका 1 करोड़ का फ्लैट है, 80 लाख रुपए पेमेंट किया या 50 लाख पेमेंट किया, कुछ भी XYZ पेमेंट किया, तो इसमें जो आपको ऑप्शन है कि अगर आप कंप्लेंट नहीं करते हो इसलिए कि 2 साल जाएगा ऑर्डर आने के लिए या 2.5 साल जाएगा, तो आपको तो 1 रुपये भी नहीं मिलेगा, रास्ता तो है नहीं आपके पास।
ऐसा तो नहीं ना कंप्लेन नहीं करूंगा तो मुझे कुछ और मिल रहा है, तो यहाँ तो कोई रास्ता है नहीं आपके पास। बिल्डर जो है आपको सबसे पहली बात कभी सही टाइम बताएगा नहीं कि कब कंप्लीट होगा, तो आपको 3 महीने ही बोलेगा, 3 महीना, और वो 3 महीना करके आपको 2 साल तक खींच लेगा, और आप उसी में कंप्लेन अब करेंगे तब करेंगे और कंप्लेन नहीं करेंगे। तो इसमें 2 चीज जो इंपॉर्टेंट ध्यान में रखनी है। पहली चीज कि अगर आप कंप्लेन नहीं करोगे तो करोगे क्या, आपके पास दूसरा कोई और रास्ता नहीं है। दूसरी उससे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर मान लो आप एफडी में अगर पैसा रखते हो तो आपको कितना % इंटरेस्ट मिलता है? 8%। बहुत हो गया तो आप सीनियर सिटीजन बता दिए खुद को तो 9%। तो ये यहाँ पे भी आप समझो कि आपने एफडी किया है और जहां पे आपको 10.75% इंटरेस्ट मिलेगा, तो इससे अच्छा एफडी क्या हो सकता है जहां पे आपको 10.75 मिलेगा। अब आप बोलोगे सर गारंटी थोड़ी है मिलेगा नहीं मिलेगा। अगर बिल्डर गांव जा रहा है, ये उसका लास्ट प्रोजेक्ट है और उसके बाद गांव जाने वाला है, तभी नहीं मिलेगा। नहीं तो अगर उसको रहना है, उसको बिजनेस करना है तो उसको देनी पड़ेगी। और ऐसे बहुत सारे ऑर्डर्स हैं जहां पे मिलता है पैसा। और मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि एक बार ऑर्डर अगर आ जाता है और ऑर्डर के बाद में अगर बिल्डर ने अपील में फाइल कर दिया केस, तो मान लो अगर ऑर्डर आया कि भाई इनको 10.75 के हिसाब से 10 लाख रुपए दे दो, अब बिल्डर नहीं देना चाहता है। अब बिल्डर सोच रहा है कि मैं इसको और डिले करूं, परेशान और करूं, तो मैं अपीलेट में जाता हूं, अपील फाइल कर देता हूं। तो अपील जब फाइल करने जाएगा बिल्डर, तो उसको पहले बोला जाएगा वो 10 लाख रुपए जमा करो। जो 10 लाख का ऑर्डर है वो पहले इधर जमा करो। अब वो वहां पे जमा करने जाएगा, जब तक जमा नहीं करेगा अपील नहीं होगा। अब वो 10 लाख जमा कर दिया और मान लो उसने 2 साल और अपील में खींच लिया, तो अब होगा क्या कि जब अपील से ऑर्डर आएगा ना, तो अपील से जब ऑर्डर आएगा तो जिस दिन अपील का डेट आया और जिस दिन अपीलेट कोर्ट ने ऑर्डर दिया उस दिन तक का इंटरेस्ट लगेगा उसको, अगर उसने पोजीशन नहीं दिया है तो। अगर उसने पोजीशन अभी तक अगर नहीं दिया है, केस चला ही रहा है, तो 10 लाख ऑलरेडी जमा है उसके अपीलेट में, वो तो वहीं से डायरेक्ट पैसा चले जाता है, वो तो बिल्डर को भी नहीं जाता है, वो तो वहां डायरेक्ट कस्टमर को चले जाता है वहां से। और 10 लाख रुपए और उसको ऑर्डर आता है कि और 10 लाख रुपए। तो इसीलिए जो है ऐसा नहीं करते हैं प्रमोटर। और बहुत सारे लोगों को ये भी डर होता है कि अगर आपने कंप्लेंट फाइल कर दिया तो बिल्डर हमें पोजीशन नहीं देगा, पोजीशन में हमको परेशान करेगा। तो जैसा मैंने बताया ना कि अगर वो केस चल रहा है, तो केस जब चलता है ऑर्डर देने के दिन वो देखा जाता है कि पोजीशन किस दिन दिया। जिस दिन ओसी आया और जिस दिन पोजीशन दिया, ओसी के बाद आ गया, विदाउट ओसी वाला पोजीशन नहीं। जिस दिन ओसी आया है उसके बाद में जिस दिन पोजीशन मिला है उस दिन तक का इंटरेस्ट जो है वो कैलकुलेशन किया जाता है। तो इसीलिए बिल्डर जो है वो पोजीशन के लिए कभी रोकता नहीं है। अगर आपने कंप्लेंट फाइल भी किया है तो भी आपको कंप्लेंट चल रहा है, कंप्लेंट साइड में चल रहा है, बट वो पोजीशन आ गया तो आपको दे देगा पोजीशन। भाई पोजीशन ले ले तू, क्योंकि उतना तेरे को इंटरेस्ट कम लगेगा। तो मान लो उसके 6 महीने के बाद में अगर ऑर्डर आएगा तो वो 6 महीने का उसको इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि कोर्ट में बोलेगा कि मैंने पोजीशन 6 महीना पहले दे दिया। तो ये जो मैंने आपको बताया ना कि इसमें 2 साल लगे, 2.5 साल लगे, कुछ प्रॉब्लम नहीं है इसको समझने का कि हमने एफडी करके रखा है और हमें 10.75 के इंटरेस्ट से मिलेगा, और दूसरी तरफ हमारे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। तो इसीलिए चुपचाप कंप्लेंट फाइल करो और सामने बैठ जाओ। अभी मैंने रिसेंटली का इसी इंटरेस्ट के ऊपर कंप्लेंट फाइल किया, थाने का ये प्रोजेक्ट था। अब उनका 6 महीने का डिले हुआ था, मतलब जब वो कंप्लेंट फाइल करने के लिए मेरे पास आए तो 3-4 महीने ही डिले हुआ था, बट उनको ऐसा लग रहा था कि थोड़ा डिले होगा। तो बोला ठीक है, कंप्लेंट को फाइल करके हमने क्लेम डाला कुछ 50-60 हज़ार का, एज पर रेरा 50-60 हज़ार मंथली इंटरेस्ट मिलना चाहिए। बिल्डर ने क्या किया, वो 2-3 महीने के बाद में बिल्डर ने जो है रेरा को बोला कि हमें सेटलमेंट की बात करना है। तो रेरा ने बोला ठीक है आप सेटलमेंट की बात करो। तो मेरे से सेटलमेंट की बात हुई और मैं अपने क्लाइंट के बिहाफ में बात करके उन्होंने बोला कि भाई काम करो, वो ऑर्डर का इंतजार छोड़ो, वो 2 साल के बाद मैं आज से आपको जो है ना कुछ रेंट देना शुरू कर देता हूँ, मंथली इंटरेस्ट देना शुरू कर देता हूँ।
तो हमने बोला ठीक है कितना दोगे बोलो, तो हम लोगों ने 35,000 का डिमांड किया, वो थोड़ा नीचे आते नेगोशिएट हो गया, 27.5 पे डील फाइनल हो गया। अब ये 5 महीने के 6 महीने के अंदर अंदर जो है उसका ये डील फाइनल हो गया 27.5 पे, और उसके बाद में अब हमको बोला कि बिल्डर ने आप कंप्लेन विड्रॉ कर लो, हम आपको इतना पैसा दे देते हैं। तो मैंने बोला ठीक है आप अकाउंट में पैसा विड्रॉ कर दो, मतलब ट्रांसफर कर दो। अभी 6 महीने के बाद में जो है पूरा 1,67,500 5 महीने का होता है, ये हमारे कस्टमर हमारे क्लाइंट के अकाउंट में आ गया। अब ये सिर्फ 6 महीने का आया, अब उसके बाद और 6 महीने डिले होने वाले, तो वो मंथली उसके अकाउंट में देते रहे। अब ये कंप्लेन जो विड्रॉ करना है इतने जल्दी विड्रॉ नहीं होता है, ये अभी 2 महीने के बाद में फिर हियरिंग होती है, 2 महीने के बाद में हियरिंग जब होती है फिर पूछा जाता है कि आपको पूरा पैसा मिला क्या, आपको पूरा पेमेंट आ गया है क्या, कोई इश्यू तो नहीं है, और उसके बाद में वो रेरा में रिकॉर्ड में जाता है, फिर वहां पे विड्रॉ होता है। और उसके बाद में भी अगर मान लो प्रमोटर अगर पीछे हट जाता है तो ऑलरेडी रेरा में ये चीज रिकॉर्डेड है, रेरा में बिल्डर को कंसल्टेंट फाइल करना पड़ता है, तो वहां पे इमीडिएटली एक्शन आ जाता है। तो अब वो कस्टमर को इन शॉर्ट बोलने का मतलब है कि आज के डेट में 2.25 लाख रुपए आ गए, अब उस 2.25 लाख रुपए में उसने मुझे कितना पे किया, 50,000 पे किया, बट ऑलरेडी उससे ज्यादा उसको डबल ट्रिपल अमाउंट मिल गया है, और आगे डबल ट्रिपल अमाउंट मिल रहा है उसको और मिलेगा। तो इसमें कैसा है कोई नुकसान नहीं है, आराम से कंप्लेन फाइल करो। और एक होता है ना कि आप कंप्लेन फाइल करेंगे, हमको भागना है, दौड़ना है, कोर्ट कचहरी सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, सब ऑनलाइन सिस्टम है। आपको अगर कभी अपीयर भी करना होगा तो आपको ऑनलाइन ही कनेक्ट करना है, आपको जाने की जरूरत नहीं है कहीं पे, वेरी बेटर। तो ये इस तरीके से जो है काफी हेल्पफुल हो जाता है, काफी फायदा हो जाता है। बट चूंकि लोगों को पता नहीं है और काफी लोगों को इसके बारे में जो कंफ्यूजन होता है, अवेयरनेस नहीं होता है, बहुत सारे मिसकंसेप्शंस होते हैं कि क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा, इसलिए लोग जो इससे कतराते हैं। लेकिन जिनको पता है उनको अच्छा खासा इसमें फायदा हो जाता है। तो इसीलिए आप जो है पोजीशन डेट पे ध्यान देना है, एग्रीमेंट में पोजीशन डेट क्या मेंशन है, अलॉटमेंट लेटर में क्या डेट मेंशन है, और उस हिसाब से आप जो है सेक्शन 18 का आप बेनिफिट ले सकते हो। तो सेक्शन 18 में जो है आपको 2 बेनिफिट है, एक आपको विड्रॉ भी कर सकते हो, दूसरा अगर आप विड्रॉ नहीं करना चाहते हो तो आप मंथली इंटरेस्ट ले सकते हो। ओके, नेक्स्ट जो है इंपॉर्टेंट है सोसाइटी कब फॉर्म करके देना है। तो यहाँ पे हमें क्या लगता है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, एक्ट में क्या बताया गया है, 51% बुकिंग जब होती है, ओके 51% जिस दिन बुकिंग हो गई उस दिन के 3 महीने के अंदर अंदर विद इन 3 मंथ्स बिल्डर हैज टू फॉर्म दी सोसाइटी। तो अगर एग्जाम में आपको पूछा जाएगा तो आपको ये भी चीज पे ध्यान रखना है, ठीक है। 51% बुकिंग का वर्ड यूज हो रहा है, सेलिंग का वर्ड यूज नहीं हो रहा है। बुकिंग कब माना जाएगा, once the allotment letter is issued। बुकिंग कब माना जाएगा, अलॉटमेंट लेटर इशू हो गया मतलब बुकिंग। सेल कब माना जाएगा, रजिस्टर्ड एग्रीमेंट जब होगा तो सेल माना जाएगा। ये डिफरेंशिएशन हमें थोड़ा सा ध्यान में रखना, ओके। प्रमोटर शैल एग्जीक्यूट द रजिस्टर्ड कन्वेंस डीड, ये काफी लोगों को पता होगा कि जो कन्वेंस डीड है वो कब किया जाएगा, ओसी आने के 3 मंथ्स के अंदर अंदर। अब यहाँ पे अगर कन्वेंस डीड नहीं कर रहा है कोई बिल्डर या कोई प्रमोटर, कन्वेंस डीड करने में टाइम लगा रहा है, तो आप यहाँ पे भी कंप्लेंट फाइल कर सकते हो। अगर सोसाइटी फॉर्म हो चुकी है तो सोसाइटी ने कंप्लेंट फाइल करना है, सोसाइटी नहीं फॉर्म है तो आप फिर फाइल कर सकते हो। तो ये सेक्शन 18 में दिया है, इसका भी हमें याद रखना है। तो ये सब बेसिकली कौन से टॉपिक में पॉइंट कवर हो रहा है, कस्टमर सेंट्रिसिटी, इसको भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट लास्ट वन इज कंप्लायंस। यहाँ पे हम लोग 5 की पिलर्स की बात कर रहे हैं, तो 5वां जो की पिलर है वो है बेसिकली कंप्लायंस। एक बार कंप्लायंस पे देखेंगे जाके, कुछ मैंने हाईलाइट किया है इंपॉर्टेंट। सो कमिंग टू कंप्लायंस पार्ट, क्या क्या इंपॉर्टेंट है वहां पे एक बार हैंडबुक में गो थ्रू करेंगे। की पिलर्स की बात कर रहे हैं हम लोग, तो की पिलर्स में लास्ट का जो पार्ट है दैट इज कंप्लायंस। कंप्लायंस में आप लोगों को ये पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है, जिसमें सबसे पहले रजिस्ट्रेशन ऑफ एजेंट्स ब्रोकर्स विद रेरा पोर्टल, प्रोजेक्ट रजिस्ट्रेशन विद रेरा पोर्टल, 1 साल का एक्सटेंशन उसका प्रोविजन दिया गया है। देन कन्वेंस डीड के बारे में ऑलरेडी हमने डिस्कस किया। ऑथेंटिकेटेड कॉपी ऑफ ऑल अप्रूवल्स टू बी गिवन व्हेन अप्लाइंग फॉर प्रोजेक्ट रजिस्ट्रेशन।